ये आपका टेलीग्राम, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मिलेंगी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यही मिलने वाली है। ओके, आई एम गुड बडी, आई एम गुड, होप यू ऑल विल बी गुड। मैं सही हूँ, आप भी सब अच्छे होंगे, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है। चलिए जी, स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है, इसका नाम है सेट। अब भाई देखो, डेफिनेशन और ज्यादा थ्योरी में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अब समय नहीं है, अब पूरा समय न्यूमेरिकल पर फोकस रखने का है। लेकिन फिर भी थोड़ा बोड़ा बेसिक तो बनता है, फिर भी थोड़ा छोटा मोटा बेसिक तो बनता है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग देख लेना, सिंपल सी बात लिखी होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, डेफिनेशन इतनी बहुत है, बाकी एग्जांपल वगैरह आप देखते रहना। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी बेसिक वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैंने सेट के अंदर बहुत ज्यादा बेसिक बता रखा है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम सीधा न्यूमेरिकल पे। छोटी मोटी बातें मेरे बच्चों यहां पे देख लीजिए। आपको ए यूनियन बी के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। ठीक है, ए माइनस बी को हम ऐसे भी बोल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसके बारे में भी जानकारी आपको होना जरूरी है। बी माइनस ए को हम ऐसे बोल देते हैं बी इंटरसेक्शन ए नॉट। इन सब के बारे में जानकारी आपको जरूरी है, मैंडेटरी है, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो हल्का सा शॉर्ट में हम यहां पे देख लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है ए और बी को मर्ज कर दो, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट मर्ज कर दो, मर्ज करके जो सेट बनेगा उसे ए यूनियन बी बोला जाएगा। याद रखें, ए के और बी के सारे एलिमेंट यहां पर मर्ज हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, अगर यहां पर भी 1 लिखा है और यहां पर भी 1 लिखा है तो 1 केवल एक बार लिखा जाएगा, 2 बार 1,1 नहीं लिखा जाएगा। माइंड इट। ठीक है चैंपियंस। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में जो मिलता जुलता है, ए और बी में जो कॉमन है। ठीक है, ए और बी में जो कॉमन है उसको आप फटाफट से यहां पर लिख देंगे। और ए माइनस बी का मतलब सिंपल है, इसका देखो सिंपल सा मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन है उसे हटा दो। रिपीट कर रहा हूं, ए और बी में जो मिलता जुलता है उसे हटा दो और ए के बचे हुए लिख दो, ए के रिमेनिंग यहां पर लिख दीजिए, तो ए माइनस बी आ जाएगा। ऐसे बी माइनस ए में क्या होगा बेटा, बी और ए में जो मिलता जुलता है, कॉमन है, उसे हटा दो और रिमेनिंग ऑफ बी के बचे हुए रिमेनिंग ऑफ बी यहां पर लिख दीजिए, तो आपका बी सेट आ जाएगा। इतना ही बहुत है बस। अब सीधी बात होगी, नो बकवास। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए सारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, शाबाश मेरे चैंपियंस, शाबाश। एक छोटी सी बात और यहां पर आप जान लीजिए, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। छोटी सी बात देखो बेटा, ये है सिंपल सी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको तो आप दिमाग में बिठा ही लो, क्योंकि इसका एक सवाल अगर पेपर में आएगा तो किसी स्कूल में 3 नंबर में आता है, किसी स्कूल में सीधा 5 नंबर में आएगा। ठीक है, दिमाग में इसको बिठा लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। होने को यहां पर कुछ भी हो सकता है, बाहर इंटरसेक्शन या बाहर यूनियन, मतलब जो भी होगा अंदर उल्टा होगा, बाहर इंटरसेक्शन तो अंदर यूनियन, बाहर यूनियन तो अंदर इंटरसेक्शन। आप समझे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाते हैं भाई, इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। तो भैया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बाहर वाली चीज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, भंडारा हो जाएगा, तू भी ले भाई और तू भी ले, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बाहर वाली चीज को जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो देखो ऐसे बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी के साथ बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और देखो ये बीच वाला नंबर वैसे ही रहेगा और ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी बन जाएगा। इस तरह से इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये रिवर्स में भी वर्क करता है। ऐसा है तो ऐसा बना लो, ऐसा है तो ऐसा बना लो। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि बाहर वाली चीज अंदर वाली चीजों के साथ लग जाती है और बीच में जो है वो वैसे ही रहता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखेगा तो ऐसा बन जाएगा एक्सप्रेशन, और अगर ऐसा है तो यहां पर आप कॉमन खींच सकते हैं, ए इंटरसेक्शन कॉमन आएगा तो दोबारा ये चीज इस तरह से बन जाएगी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा जी, दूसरी बात बेटा याद रखना, ए यूनियन ए हमेशा ए ही होता है, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए ही होता है,
ए में अगर आप यूनियन करोगे फाई को तो रिजल्ट ए ही आएगा, ए के अंदर अगर आप इंटरसेक्शन करोगे फाई को तो रिजल्ट हमेशा फाई आएगा। याद रखना इन बातों को, ठीक है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट हमेशा यूनिवर्सल होता है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमेशा ए होता है। ये सब बातें जानना जरूरी है, बिना इनके सर्वाइवल मुश्किल है, सेट में दिक्कत हो जाएगी अगर ये बातें आपको नहीं आती होंगी तो। ठीक है बेटा, तो इन सारी बातों को आपको जानना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया, तो इन बातों का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ाते हैं बात आगे की तरफ। एक बात और जरा जान लेना, अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई आ गया, मतलब दो सेट में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उन दोनों सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं बेटा? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अगर ए और बी दो सेटों में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है तो उनका नाम दिया जाएगा डिसजॉइंट सेट। ओके, चलिए जी, अब करते हैं स्टार्ट, सीधी बात नो बकवास। ठीक, छोटी सी बात और मेरे दिमाग में आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। छोटी सी बात और है, पावर सेट। अरे वाह, पावर सेट और सबसेट, वाह 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 वाह। तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। सबसेट का फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n। पावर सेट का भी फॉर्मूला 2 की पावर n ही होता है, लेकिन पावर सेट के सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है और सबसेट के सारे एलिमेंट को खुला 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 लिखा जाता है कॉमे डाल डाल के। तो 2 की पावर n सबसेट का फॉर्मूला, याद रखना। n का मतलब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट से है कि एक सेट में कितने मेंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं, वो यहां पर n है। ठीक है, बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। अब करते हैं सीधी बात नो बकवास न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है जी, चलिए, बहुत ही शानदार ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितनी वॉचिंग उतने लाइक तो होने चाहिए मेरे दोस्त, मेरे चैंपियंस। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे चैंपियन, स्टार्ट करते हैं सीधी बात नो बकवास। तो मैं यहां से भी इसको हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहना। लीजिए जी, पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। जिसको आता है सॉल्व कर दो, कमेंट में आंसर दे दो, जिसको नहीं आता मेरे साथ सीख लो। आओ जरा सीखते हैं मेरे चैंपियन, बड़े अच्छे से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है 2 फाइनाइट सेट है। अच्छा, फाइनाइट का मतलब सेट के अंदर मेंबर है कुछ ना कुछ, एक सेट में m मेंबर है, एक सेट में n मेंबर है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर। अच्छा, पहले वाले सेट के सबसेट 56 ज्यादा है दूसरे वाले सेट के सबसेट से। ओहो हो, मतलब यहां पर दो सेट है, मतलब भाई यहां पर दो सेट है, एक सेट ए है उसके अंदर m मेंबर है, एक सेट बी है उसके अंदर n मेंबर है, और इसने लिखा हुआ है कि सबसेट, अच्छा जी, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये सबसेट ऑफ ए ज्यादा है सबसेट ऑफ बी से। अच्छा, कितना ज्यादा है? सबसेट ऑफ बी से, सबसेट ऑफ ए ज्यादा है सबसेट ऑफ बी से, कितना? 56। तो दूसरे वाले में 56 जोड़ दो भाई, पहले वाले के सबसेट ज्यादा हैं 56 दूसरे वाले के सबसेट से, तो दूसरे वाले के सबसेट में 56 जोड़ दो ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। सिंपल, ये ज्यादा था, ये 56 कम था, तो इसमें 56 जोड़ दिया, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है पहले तो m बता दो, उसके बाद n बता दो। बता देंगे जी, बिल्कुल, बहुत ही आसान सवाल है, हलवा सवाल है। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सेट ए में m मेंबर है तो 2 की पावर m हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। सबसेट का फॉर्मूला बार बार 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट बी में n मेंबर है तो 2 की पावर n हो जाएगा। प्लस में 56 लिखा हुआ है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं किसी बच्चे को। ठीक है बेटा, पहले के सबसेट ज्यादा है दूसरे के सबसेट से 56, तो दूसरे में 56 मैंने जोड़ दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। और सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले में m है दूसरे में n है, तो इसलिए mn मैंने यहां पे लगा दिया। अब सेम एक तरफ ले आओ, सेम टर्म्स एक तरफ ले आओ। ठीक है जी, चलिए, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n हो जाएगा। यहां कितना है? 56। ऑल राइट, अब जरा समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको अच्छे से यहां पर सीखनी है। ठीक है, इसमें से ना जांच पूछ के 2 की पावर n कॉमन ले लो। आप कहोगे सर कॉमन तो है ही नहीं। भाई, कॉमन लेने का सिंपल फंडा होता है, जहां कॉमन है वहां से तो कॉमन निकल जाएगा, और जहां कॉमन नहीं है वहां पर डिवाइड में आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ही यही है, डिवाइड करना, सिंपल। ठीक है,
तो कॉमन लेने का क्या फंडा है, जहां कॉमन है वहां से तो निकल जाएगा और जहां कॉमन नहीं है वहां पर डिवाइड में आ जाएगा। तो बेटा मैंने इसमें से 2 की पावर n कॉमन लिया है मेरे चैंपियंस, तो ये तो बाहर आ गया। यहां पर तो 2 की पावर n है नहीं, तो जहां पर नहीं है ना वहां पे डिवाइड लगा देते हैं ऐसे करके, और ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, मीनवाइल आप 56 के ना छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, जैसे आप करते थे छोटे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 28, फिर 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 14, फिर 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 7, फिर 7 से जाएगा कितना बचेगा 1, इस तरह से। ठीक है, ये मैं जानबूझ के बच्चों वाली हरकत यहाँ पे कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 7 8 सा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बिल्कुल बच्चों वाली हरकत आप भी करेंगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तो 56 को आप क्या लिखेंगे जी, 8 इंटू 7 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो हमेशा 2 के मल्टीपल एक साथ और जो अलग नंबर है वो एक साथ, जितने भी 2 के मल्टीपल हैं उनको एक साथ लिखो, और जो भी आपका एक नंबर यहां बचेगा वो हमेशा ऑड बचेगा, माइंड इट, वो हमेशा ऑड नंबर बचेगा, उसको साथ में लिखो। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। 2 की पावर n ऐसी रहेगा। देखो इनके बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं और नीचे वाला ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाती हैं, बहुत ही सुंदर। ठीक है, इधर 8 है और इधर कितना है 7, 8 को लिखो 2 के हिसाब से, 8 है और यहाँ पे 2 है तो 8 को लिखो 2 की पावर 3, बहुत ही बढ़िया। इनटू में क्या है 7। असली बात यहां पर समझने की ये है कि जो इनटू में 7 है उसको भी ऐसा लिखना है 2 की पावर और साथ में -1 भी आ जाए, तो 7 को लिखूंगा मैं 2 की पावर कितना 3 और -1। देख लो जी, एवरीबडी नो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से एक गया 7, यानी अभी भी ये 7 बना हुआ है, बट लिखने का तरीका ऐसे ही है। हमेशा ऑलवेज कोई सा भी सवाल ऐसा आ जाए हमेशा आपको 2 की पावर में ही लिखना है। 8 तो इजीली लिख जाएगा 2 की पावर 3, यहां पर आपका 7 हो सकता है तो 7 है तो 2 की पावर 3 -1, यहां पे आपका 15 भी हो सकता है, अगर आपका 15 है तो 2 की पावर 4 -1, हमेशा 2 का मल्टीपल ही बनेगा और -1 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अब तो कंपैरिजन होगा भाई। यहां पे 2 की पावर n है और यहां पे 2 की पावर 3 है, तो पावर कंपेयर हो जाती हैं। मुबारक हो जी, n की वैल्यू आपकी 3 आ गई, बहुत ही बढ़िया। और दोबारा कंपैरिजन, यहां पर 2 की पावर m - n है, बहुत बढ़िया, और यहां पर 2 की पावर कितनी है 3, पूरा एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, तो 2 की पावर m - n 2 की पावर 3 कंपेयर हो जाएंगी, तो m - n कंपेयर हो जाएगा 3 के साथ। मुबारक हो, m ऐसी रखो, n की वैल्यू यहां 3 भर दीजिए, और नंबर एक साथ, m की वैल्यू कितनी 6, मुबारक हो। ये सवाल कई बार MCQ में आता है, तो MCQ में क्या होगा, एक ऑप्शन में लिखा होगा 3,6, एक ऑप्शन में लिखा होगा 6,3, एक ऑप्शन में 8,3, एक ऑप्शन में 3,7,6। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए, बोलो बोलो मेरे जवानों, कम ऑन मेरे चैंपियंस, कौन सा आंसर होना चाहिए। पहले क्या पूछा है इसने m, तो पहले m होना चाहिए, m, तो m कितना है 6, तो b इज द राइट आंसर, b इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है, 12th क्लास का लेक्चर अभी आएगा, बिल्कुल आने वाला है, 12th का लेक्चर आएगा, बिल्कुल आएगा, 2-3 दिन के अंदर आएगा, परेशान ना हो। हर क्लास का लेक्चर आएगा मेरे लाल, हर क्लास का, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके बीके माथुर सर हैं लाइव क्लास आती रहेगी, पूरा सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बी 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 बी, हर एक बच्चे का आंसर बी है, नाइस। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छे से देख लेना, पेपर में ये सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। लीजिए 2 क्वेश्चन आपके लिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए। जब भी आप इस वीडियो को बाद में देखें तो प्लीज इनके आंसर कमेंट में डालें। यहां पे लिखा है एक सेट में P मेंबर, एक सेट में Q मेंबर, सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट 1 1 2 ज्यादा है सबसेट ऑफ अदर सेट के, तो P और Q बताओ। तो ये आपको बताना है कमेंट में। यहां पर 1 1 2 की जगह 2 2 4 है। ठीक है बेटा, तो हमेशा याद रखना जो भी आपको नंबर दिया है इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, उसमें हमेशा 2 2 2 वाले इकट्ठे करके एक साथ लिखो, और जो ऑड नंबर है उसको भी 2 के फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप दोगे, ओके जी, इन क्वेश्चन के आंसर आप दोगे। जब भी आप वीडियो को देखेंगे बाद में कमेंट में इसका आंसर दोगे टाइम स्टैम्प के साथ। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आंसर लेटर, ओके। चलिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आता है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अरे वाह। अरे एक बच्चा बोल रहा है बाबा बीके माथुर का नाम लेके क्वेश्चन कर दो, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश।
लीजिए जी, अगला क्वेश्चन आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। भाई ये सवाल तो फाइनल पेपर में बहुत बार देखता हूं मैं, बहुत बार, मैनी टाइम्स, ठीक है, काफी बार देखने को मिलता है। तो जरा सारे बच्चे यहां पर अलर्ट मोड पे आ जाएं, बिल्कुल फोकस, इधर इधर, यस, आपका ध्यान किधर है, सवाल इधर है, ठीक है, या तो 3 नंबर या 5 नंबर में। सारे बच्चे यहां पर आ जाए मेरे बोर्ड पे, मेरे चैंपियंस। सवाल कह रहा है ए और बी सेट है, होने दो। सवाल में जानकारी मुझे दी हुई है कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स फाई है, ठीक है, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है फॉर सम सेट एक्स, मतलब एक्स कोई सेट रहा होगा, होने दो। तो कह रहा है शो कर दो भाई ए बराबर बी आ जाए, शो कर दो ए बराबर बी आ जाए। एग्जाम्पल लेके नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। बात आती है सर पहचान बता दीजिए, हमें पहचान समझ नहीं आती, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगेगा। भाई पहचान सिंपल सी है, जिस किसी सवाल में दो दो एक्सप्रेशन हो, दो दो एक्सप्रेशन, एक तो यूनियन वाला एक्सप्रेशन और एक इंटरसेक्शन वाला एक्सप्रेशन, तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। नंबर 1 पहचान, ठीक है। जब सवाल में यूनियन भी दिख रहा हो, देखो यूनियन भी दिख रहे हैं, इंटरसेक्शन भी दिख रहा हो, देखो दिख रहे हैं, तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ये तो पहली पहचान। दूसरी, जब सवाल में 3 चीजें हों, ए बी सी या ए बी ए कॉम्प्लीमेंट, और एक में यूनियन एक में इंटरसेक्शन हो, तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। कैसे सर, समझ नहीं आया? अरे ये बात तो आई समझ में, तो पहले इसी पे रुकते, दूसरी वाली बात का जब न्यूमेरिकल आएगा उसको भी देखेंगे, ठीक है चैंपियंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले सवाल में रिस्क मत लेना, सवाल ज्यादा नंबर का हो सकता है ये, तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन पे ध्यान देखना है। आप यहां पे लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स, जो भी है वो आपका फाई होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए यूनियन एक्स, ओके, बराबर बी यूनियन एक्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ओके। अब सीखिए शुरुआत, कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। ध्यान से, हमेशा हमेशा ऑलवेज यूनियन वाले को उठाना है, याद रखें बेटा, हमेशा यूनियन वाले एक्सप्रेशन को पहले उठाना है। सारे बच्चे सीखेंगे, हमेशा यूनियन वाले एक्सप्रेशन को पहले उठाना है। तो ए यूनियन एक्स को उठा लो, बराबर है बी यूनियन एक्स के, बहुत बढ़िया। लाना क्या है, हमें लाना है ए इज इक्वल टू बी, ए का आंसर बी के बराबर लेके आना है। तो एक बार तो ए को इस्तेमाल करो और अगली बार बी को इस्तेमाल करो। कैसे करो सर, बिल्कुल बताया जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। अगर आपको ए और बी लेके आना है तो एक बार ए इस्तेमाल होगा और एक बार बी इस्तेमाल होगा। देखो ऐसे इस्तेमाल होगा, अपनी मर्जी से ए इंटरसेक्शन दोनों तरफ चिपका दो बिना कुछ लिखे, लिखना मत वहां पर, ठीक है, वहां पर लिखना नहीं है कि मल्टीप्लाइंग बाय ए इंटरसेक्शन बोथ साइड, मल्टीप्लाई नहीं होते, सेट कभी मल्टीप्लाई नहीं होते इस तरह से, ठीक है, सेट के ऑपरेशन कभी मल्टीप्लाई नहीं होते। तो याद रखें, एक बार ए को यूज करेंगे और एक बार बी को, क्योंकि ए बराबर बी लेके आना है। अगर हमें ए बराबर एक्स लेके आना होता तो एक बार ए को और एक बार एक्स को, जो लाना है वही यूज होंगे। तो चुपचाप से ए इंटरसेक्शन दोनों तरफ लगा देंगे। देखो जी, दोनों तरफ, यहां पर भी आराम से बैठ गया और यहां पर भी देखो आराम से बैठ गया, बिना कुछ लिखे। अब यहां लगाएंगे हम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे हम, ठीक है। और एक छोटी सी बात यहां पर समझने वाली है, जो कि मैं आपको यहां बताता हूं, देखना जरा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका जरा मुझे रिजल्ट बताओ, क्या आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बड़ी समझने वाली बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा दीजिए। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से, कमेंट में बता दीजिए फटाफट से, ठीक है जी, जल्दी जल्दी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, जवाब जवाब, शानदार ऑडियंस, शानदार जवाब, ठीक है। तो भाई इसका आंसर ए आएगा। अब बात आती है सर क्यों आएगा, ये तो बता दो। तो भाई जरा देखो, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी मर्ज होके एक सेट में आ गए, ठीक है। इसके अंदर ए के मेंबर भी होंगे, इसके अंदर बी के मेंबर भी होंगे, ये सब इकट्ठे होके एक पूल में आ गए, एक ढेर में इकट्ठे हो गए, एक सेट में इकट्ठे हो गए, ठीक है। बगल में ये ए इंटरसेक्शन है। अब ए के सारे मेंबर यहां पर भी तो अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल है। तो जब मैं ए के साथ कॉमन निकालूंगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन निकालना, जब मैं ए के साथ कॉमन निकालूंगा इसमें से ए के मेंबर, तो भाई कॉमन तो केवल वही आएंगे ना जो ए में है, जो ए में है वही सारे कॉमन निकल के आएंगे, और इसमें ए के सारे मेंबर अवेलेबल है, तो इसलिए इसका आंसर ए ही आ जाएगा।
ये इसका रीजन है, ठीक है। कभी भी आप ऐसा देखें ए इंटरसेक्शन और अंदर ए हो किसी के भी साथ यूनियन में, तो इसका रिजल्ट हमेशा ए आता है। रीजन मैंने आपको दे दिया, ये दोनों मिलकर एक पूल बना लेंगे जिसमें ए के मेंबर भी हैं, बी के मेंबर भी हैं, और जब ए अपने आप को इसमें ढूंढेगा तो हमेशा ए ही मिलेगा, क्योंकि ए के मेंबर सारे इसके अंदर हैं, तो कॉमन हमेशा ए ही निकल के आएगा, ठीक है। माइंडेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। चलिए जनाब, एक बच्चा बोल रहा है केतली पर वोट डाल देना। डाल देंगे, चिंता ना करें, आप सिर्फ सवाल को देखें, ठीक है। लीजिए, ये रहा आपका सवाल, दोबारा से स्टार्ट हो गया है, सॉरी, ये रहा आपका सवाल, ठीक है। दोबारा से आ जाते हैं। सिंपल जानकारी हमें जो यहाँ पे दी हुई थी वो जानकारी हमने यहाँ पे लिख ली। हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है, हमें यूनियन दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा हम यूनियन को उठाएंगे, तो हमने यूनियन को उठा लिया, बहुत बढ़िया। जो हमें लेके आना है, हमें ए और बी को इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो एक बार ए और एक बार बी, एक बार ए इंटरसेक्शन दोनों तरफ चिपका दीजिए, बहुत बढ़िया। जरा ध्यान से देखना मेरे लाल, इसका आंसर जरा देखना, इसका आंसर क्या ए आएगा? बोलो यस और नो। हाँ जी सर, ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर ए यूनियन एक्स है ना, और ए अपने आप को ढूंढ रहा है यूनियन में, तो आंसर ए ही आएगा। अभी मैंने आपको इसका जस्टिफिकेशन दिया है, ऑलराइट। और यहां लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहां पर कोई रूल काम नहीं कर रहा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब भंडारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है? भंडारा, बांट दो, तू भी ले तू भी ले। तो चलिए जी बांटते हैं, बाहर वाले को यहां भी बांटो यहां भी बांटो, तो कुछ ऐसा आएगा ए इंटरसेक्शन बी, नाइस, ये यूनियन है, और फिर ए इंटरसेक्शन एक्स, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऊपर देखो कुछ जानकारी आपको दी होगी, ए इंटरसेक्शन बी जैसा है वैसा ही रहेगा, यूनियन। देखो जी ये आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स, कहाँ है? ये रहा जी ए इंटरसेक्शन एक्स, कितना है जी? 5 है, तो इसकी जगह रखो 5, बहुत बढ़िया। और आपको अभी आपके माथुर सर ने बताया था कि 5 को कभी भी किसी के साथ यूनियन किया जाता है तो 5 का कोई रूल नहीं है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सेम रहता है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अगर 5 को किसी के साथ भी यूनियन किया जाएगा तो 5 का कोई यूज नहीं है दोस्त, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो बस ये 5 यहीं पर ही डेड हो जाएगा, बस आंसर आ गया। चलिए ये तो हमने लिया एक बार, अब फिर यहाँ पे दोबारा से एक्शन होगा, अगेन दोबारा से एक्शन करो। क्या एक्शन होगा जी? हम तो बार बार यूनियन को ही उठाएंगे। अब उठा लो ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, उठा लिया जी, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, एक बार ए इस्तेमाल हो गया है तो अब की बार बी को यूज करो। चलिए जी बी को भी यूज करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन दोनों तरफ लगा दो बिना कुछ लिखे, लिखना नहीं होता, कभी वहां पे लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय बी इंटरसेक्शन, टीचर काट देगा क्योंकि ऐसा अलाउ नहीं है। तो ये ऑपरेशन कर रहे हैं बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इंटरसेक्शन का। ऐसे लिख सकते हो ऑन परफॉर्मिंग बी इंटरसेक्शन ऑपरेशन विद बोथ साइड। बट क्यों लिखो? बिना लिखे ही नंबर मिल रहे हैं तो क्यों लिखो? तो मत लिखो, रिस्क मत लो, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां लगाएंगे हम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा वहां पर लगा दिया जाएगा। ध्यान से देखो मेरे लाल मेरे गोपाल, जरा इसका बताओ आंसर। इसका आंसर देखो बी आ जाएगा। क्यों? बी इंटरसेक्शन मतलब बी अपने आप को ढूंढ रहा है बी यूनियन एक्स में, तो जब मतलब क्या है, बी और एक्स इकट्ठे हो गए तो वहां बी अपने आप को ढूंढेगा तो आंसर बी मिलेगा, तो इसका रिजल्ट बी आएगा, नाइस। और यहां लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाहर वाली चीज अंदर मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई मैंने गलत बोल दिया है, मल्टीप्लाई नहीं होगी, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहां पर होगा तो ये आएगा बी इंटरसेक्शन ए, बहुत बढ़िया। अंदर वाले के साथ होगा तो ये आएगा बी इंटरसेक्शन एक्स, नाइस। देखो ये ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको ऊपर, कहाँ है? ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो चुपचाप से धीरे से यहां पर आप 5 को लगा दीजिए प्यारे बच्चों, लगा दिया। 5 किसी के साथ भी जब यूनियन होता है तो कोई असर नहीं छोड़ता, तो ये ऐसे ही रहेगा। इक्वेशन नंबर बी, बी इंटरसेक्शन ए बोलो, ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वेशन नंबर 2, क्या बात है? ध्यान से जरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी भी आ रहा है। ओ माय गॉड, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एक बार ए आया और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एक बार बी आया, तो कंक्लूजन ये निकलता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या भाई? ए बराबर बी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत माता की जय। हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। तो किस किस बच्चे का हुआ सवाल जरा बता दो एक बार, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस किस बच्चे का सवाल हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं? 2 + 2 log 3 32 72 sin 2 पाई। अरे भाई ऐसा मत पूछो यार,
ठीक है, टिग्नोमेट्री की बातें टिग्नोमेट्री में होंगी, अभी अगर टिग्नोमेट्री की बात होगी तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। बता दूंगा, डोंट वरी, ऑफलाइन में सारा बता दूंगा, बहुत आसान है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज लगती हैं, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम रेज टू पावर एन, सब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुंदर सा सवाल है। लीजिए सर, आप एक और सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसे भी जरा देखते हैं। कहता है ए बी सी सेट है, तो होने दो सेट है, तो हमें क्या दिक्कत है? अरे ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है, वाओ वाओ वाओ। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, शो करना है बी इज इक्वल टू सी। भाई ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, क्या पहचान थी? सवाल में यूनियन भी दिखेगा, दिख रहा है, सवाल में इंटरसेक्शन भी दिखेगा, दिख रहा है, प्रूफ करना है कुछ कुछ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सवाल है, किसका सवाल है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो मेरे चैंपियंस, मेरे प्यारे बच्चे, लगाएंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। सबसे पहले गिवन लिखो बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है। एंड और क्या है आपको गिवन? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, भाई किसको उठाना होता है? यूनियन को लेके चलना होता है, यूनियन को। तो यूनियन वाले एक्सप्रेशन को आप बुला लीजिए। आओ जी, यूनियन वाले एक्सप्रेशन जी आ गए जी, बहुत बढ़िया। लाना क्या है? लाना है बी और सी को इक्वल, तो एक बार बी को यूज करो और एक बार सी को यूज करो, ठीक है बेटा। एक बार बी को यूज करो और एक बार सी को यूज करो, बहुत बढ़िया। तो पहले यहां लगा दो बी इंटरसेक्शन दोनों तरफ, बिना कुछ लिखे। लिख मत देना, ध्यान रखना, एक बच्चा लिख के आ गया था बाय मल्टीप्लाइंग बी इंटरसेक्शन, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। अगर लिखना भी है तो ऐसे करके लिखना है, ऑन परफॉर्मिंग इंटरसेक्शन ऑपरेशन विद सेट बी बोथ साइड। दोबारा बोल रहा हूं, ऑन परफॉर्मिंग इंटरसेक्शन ऑपरेशन बोथ साइड विद सेट बी। लेकिन लिखना ही क्यों है यार, जब बिना लिखे ही नंबर मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई मत लिखना बस, ठीक है। यहां पर भी बी इंटरसेक्शन दोनों तरफ लगा दिया जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो मेरे चैंपियन, शाबाश, अरे मेरे शेरों, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए जी। हमें यहां मन की आंखों से कुछ दिख रहा है, क्या? ये वाला देखो, इसका आंसर तो बी आएगा। क्यों? बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, मतलब ए और बी यूनियन हो रहे हैं, तो ए और बी इकट्ठे हो गए, उस इकट्ठे में बी अपने आप को ढूंढ रहा है, तो इसका आंसर तो बी मिलेगा जी, ठीक है। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, लगाओ बी इंटरसेक्शन ए के साथ, बी इंटरसेक्शन ए, नाइस, यूनियन बीच वाला, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी, नाइस, सब कुछ ओके है, ठीक है। थोड़ा सा इसका नाम बस अच्छे से लिख दो, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए है, तो बी इंटरसेक्शन ए को ना ए इंटरसेक्शन बी भी तो बोल सकते हैं, बात तो एक ही है, ए भी बोलो बी ए बोलो, एक ही बात है। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे का ऐसे छोड़ दो उसे, कुछ मत कहो इस बेचारे को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगेन, दोबारा से, हाँ जी दोबारा से। क्यों? क्योंकि एक बार बी का इस्तेमाल, एक बार सी का इस्तेमाल। दोबारा से उठाएंगे यूनियन वाले एक्सप्रेशन को, उठा लेंगे सर, ठीक है, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। अब की बार सी इंटरसेक्शन दोनों तरफ परफॉर्म होगा, तो सी इंटरसेक्शन दोनों तरफ लगा देंगे। मैं बेटा बार बार बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई मत लिख के आना पेपर में, कभी लिख के आ जाओ मल्टीप्लाई बाय सी इंटरसेक्शन, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत अप्रोच मानी जाती है वो, ठीक है। यहां लगा दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो मेरे लाल, ठीक है। यहां पे देखो इसका आंसर तो सी आएगा, क्योंकि सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ है, सी रिजल्ट आएगा, और यहां लग जाएगा, तो ये बनेगा सी इंटरसेक्शन ए, बहुत बढ़िया, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, नाइस नाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ अलग अलग आ रहा है, सेम सा नहीं आ रहा। सी इंटरसेक्शन ए को पहले तो ढंग से बोल दो, ए इंटरसेक्शन सी, है ना, सीक्वेंस वाइज। यूनियन, इसको भी ढंग से बोल देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब सीक्वेंस में बोलना जरूरी है ना दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, ये आ गया। चलो अब यार यहां पर देखो ए बी है, तो यहां पर तो ए बी कहीं पर नहीं है, यहां पर देखो बी सी है, यहां पर बी सी, तो यहां पर भी बी सी। चलो दिक्कत सिर्फ ये दे रहा है, ये दे रहा है हमें दिक्कत, ए इंटरसेक्शन सी। तो जरा ऊपर नजर मारो, क्या ए इंटरसेक्शन सी हट सकता है? हाँ जी हट सकता है। कैसे हट सकता है? देखो देखो बेटा ध्यान से, ए इंटरसेक्शन सी, देखो ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है? ए नहीं, ये नीचे वाला है, सॉरी नीचे वाला है, देखो ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इस ए इंटरसेक्शन सी को यहां से हटा दो और इसकी जगह ये लिख दो, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, ये लिखो, बात एक ही है। तो इसको यहां से हटा के ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। चल भाई जा यहां से,
और यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये बेचारा वैसा का वैसा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर में सी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जरा जलवा सवाल का, जो यहां पर है सेम टू सेम वही यहां पर है, कोई बदलाव नहीं है, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या, B इज इक्वल टू सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत माता की जय। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डन 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 डन। बहुत सारे सवालों का हो गया, बहुत सारे बच्चों का सवाल हो गया है, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी, नाइस। तो ये सवाल काफी सारे बच्चों का हो चुका है, इसी के साथ 2 क्वेश्चन हमारे डन हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑडियंस, शाबाश। चलिए जी आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए साहब, अगला क्वेश्चन आ गया। ये जो 2 क्वेश्चन अभी हुए थे ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में ना लें, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन जरा सीखो, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। इसने आपसे बोला है क्या कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, ठीक है, प्रूफ कर दो कि ये चीज इक्वल आ जाए इस चीज के, ठीक है। तो हम लेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, बेटा ध्यान से देखना, ए माइनस ऐसे ही, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटी सी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए नोट, देखो जरा, ये नोट है सिंपल। अगर P इंटरसेक्शन Q लिखा है, सॉरी P माइनस Q लिखा है, अगर कहीं पर भी P माइनस Q लिखा है, P माइनस Q, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा P इंटरसेक्शन Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बोलो नॉट बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो इस बात को जरा अच्छे से देख लो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, क्या कि कहीं पर भी अगर P माइनस Q लिखा है तो इस माइनस को हटाने के लिए पहले तो लगाएंगे इंटरसेक्शन और बाद वाले सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये आपका नोट है जो बहुत काम आएगा। अब देखो, ये मान लीजिए आपकी तरह सेट P है और ये मान लीजिए आपकी तरह सेट Q है, ठीक है, पूरा बीच में कौन है, माइनस। तो भाई इसको ऐसे करके लिखो, A इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसे, एज पर दिस नोट, इस नोट के अकॉर्डिंग। कभी भी 2 चीजें होंगी, यहां पर ये सिंगल है, यहां पर इसको भी सिंगल माना जाएगा, माइनस को हटाने के लिए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा और इसकी जगह इंटरसेक्शन, एज पर दिस रूल। पकड़ में आ गई बात प्यारे बच्चे, बोलो जल्दी से कि P और Q अगर है तो P और Q का इंटरसेक्शन, माइनस को हटाने के लिए बीच में इंटरसेक्शन, ऊपर कॉम्प्लीमेंट, बस खत्म। आगे देखो अगली बात, A ऐसी रहेगा, इंटरसेक्शन ऐसे ही। कॉम्प्लीमेंट का एक रूल होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट का एक रूल होता है कि जब कॉम्प्लीमेंट पूरे के ऊपर होता है और उसे खोलते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, और अंदर वाला साइन उल्टा हो जाता है। इंटरसेक्शन है तो यूनियन, ये एक रूल होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इसे डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं, अभी डिमॉर्गन लॉ भी आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जब भी होल कॉम्प्लीमेंट है उसे खोलेंगे तो वो सबके ऊपर अलग अलग हो जाएगा और इंटरसेक्शन विल बिकम यूनियन, माइंड इट, ठीक है। अब लगा दो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कंडीशन बन चुकी है, बाहर कुछ है और अंदर डबल डबल है, जब भी बाहर सिंगल हो और अंदर डबल डबल हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया जाता है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक सवाल पेपर में बेटा जरूर आएगा, तो डोंट टेक रिस्क। ये जाएगा इसके साथ तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा, यूनियन ऐसी रहेगा, ये जाएगा बी के साथ भी तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा ही बना रहेगा, ठीक है। बेटा याद रखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई होता है। ओ ये कैसे सर, बिल्कुल जी, देखो जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर ए में इवन नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट में ऑड नंबर होंगे, और इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमेशा फाई आएगा। तो एक रूल है, इस रूल को भी आप नोट बना के लिख लीजिए। ये कितना है आपका यूनियन और ये कितना है आपका ए इंटरसेक्शन बी नॉट। और अगर फाई यूनियन में होता है, अगर फाई यूनियन में होता है तो ये हमारे लिए यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। तो हमारा आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। और इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, रिवर्स लिख दिया मैंने, इस वाली प्रॉपर्टी का रिवर्स कर दिया, वाइस एंड वर्सा, कॉम्प्लीमेंट वाले इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से माइनस आ जाता है। लो जी आ गया आंसर, राइट हैंड साइड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत माता की जय, क्वेश्चन इज डन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का था, ठीक है, पेपर में कई बार आया हुआ है। डन 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 डन, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का सवाल हो गया है, नाइस नाइस नाइस, बहुत सारे बच्चों का सवाल हो गया है, नाइस नाइस नाइस, क्या बात है, शाबाश शाबाश। चलिए जी अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिए,
ये सवाल भी मैंने कई स्कूलों में देखा है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आपको ब्रेक मिलेगा 10:30 पर, 10:30 पर आपको ब्रेक दूंगा मैं। तो फटाफट से सवाल को यहाँ पे देखते चले जाइए। आपको यहाँ पे L दिया हुआ है कोई सेट है, M दिया हुआ है कोई सेट है, और N दिया हुआ है कोई सेट है। आपको शो करना है, क्या करना है, शो, कि ये वाला आंसर बराबर आ जाए इस वाले आंसर के, शो करना है। देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाना, यू हैव टू प्रूव इट। तो चलिए जी हम चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, L लिखा हुआ है, L है, माइनस ये क्या है, M यूनियन N है। ठीक है, आराम से निकालते रहना बेटा। पहले L देखो, L में लिखा है 1 2 3 4। ठीक है जी, माइनस, अब M यूनियन N, M और N को मर्ज कर दो, M और N को मर्ज कर दो। तो ये M है और ये N है, मर्ज करो भाई। तो 1 आएगा, 3 दो बार है, आएगा एक ही बार, 4 आएगा, 5 दो बार है, आएगा एक ही बार, 6 आएगा। सेट में क्या करते हैं हम, एलिमेंट रिपीट नहीं होता, एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, एक ही बार लिखा जाता है। अब करना है माइनस। माइनस कैसे करते हैं भाई, माइनस का मतलब डिफरेंस, सिंपल, सेम सेम हटा दो। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 हट जाएगा, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 हट जाएगा, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 हट जाएगा, हट गया जी। अब क्या लिखेंगे, बचा कुचा। अरे वाह, किसका बचा कुचा, पहले सेट का। क्या बच रहा है उसमें, 2, तो बस 2 ही लिखा जाएगा, ये एक आंसर आ गया। ये मत लिख देना कभी 5 भी लिख दो, 6 भी लिख दो, गलत हो जाएगा, रूल इज रॉन्ग। क्यों, कॉम्प्लीमेंट में सिंपल फंडा है, पहला माइनस दूसरा अगर है तो दोनों में सेम सेम कॉमन कॉमन हटा दो और पहले सेट के रिमेनिंग लिख दो। पहले सेट में जो बच रहा है वो लिख दो, दूसरे में जो बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर 5 और 6 बच रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, तू जा भाई ऐश कर, हमें तो इससे मतलब है, इसमें क्या बच रहा है। अगर बच रहा है तो अच्छी बात, और अगर नहीं बचता तो 5 लिखते, 5। ठीक है, फिलहाल अब लेंगे हम बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है जी, अब लेंगे मेरे बच्चों राइट हैंड साइड, वो है L माइनस M। ठीक है जी, बीच में इंटरसेक्शन, फिर है L माइनस N। ओके, तो बेटा जरा डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको तो डायरेक्ट ही लिखा जाएगा, आप भी एग्जाम में डायरेक्ट ही लिखना। L में से M हटाओ, कहाँ है जी L, ये रहा, ये पूरा L है और ये पूरा M है, हटाओ। क्या क्या हटा, 3 हट गया जी, 4 हट गया जी, और क्या हट गया, बस 3 और 4 इसमें से हटा है क्योंकि सेम सेम 3 4 है, 1 और 2 बच गया, तो यहां लिखो 1 और 2। ठीक है, माइनस करना आ गया ना दोस्त, सिंपल यार। L और M है, सेम सेम हटा दो और रिमेनिंग पहले वाले के, पहले L है तो L वाले के रिमेनिंग लिख लो, M में जो बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब निकालो L माइनस N, L ये रहा, N ये रहा, 1 दोनों के अंदर है हट गया, 3 दोनों के अंदर है हट गया, बस ऊपर बचा 2 और 4, 2 और 4। देखो बच तो N में भी रहा है लेकिन N से कोई मतलब नहीं है, पहले वाले से मतलब होता है। दोनों में सेम सेम हटा दो और पहले के बचे हुए लिख लो, लिख लिया। अब क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन कौन है, ध्यान से देखो बेटा, दोनों में कॉमन कौन है कोई, 2 कॉमन है सर, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिख लो, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत माता की जय, ये भी सवाल उड़ा दिया हमने। ठीक है, डन डन डन। बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है, डन 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 डन, बहुत सारे बच्चों का हो गया, बहुत ही बढ़िया, शानदार जानदार, क्या बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। ओए होए, डिमॉर्गन लॉ आ गया भाई साहब, ये आपका डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डिमॉर्गन लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जरा देख लो। और डिमॉर्गन लॉ को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड इस वीडियो में बताए जाएंगे, तीनों मेथड इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे डिमॉर्गन लॉ के। ठीक है, फिलहाल ये आपका डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ की पहचान देखो बेटा ऐसी होती है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, एक तो ये रहा, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अंदर अगर यूनियन है तो खुलने के बाद इंटरसेक्शन, अंदर अगर इंटरसेक्शन है तो खुलने के बाद यूनियन। ये वाइस एंड वर्सा यूज होती हैं, वाइस एंड वर्सा यूज होती हैं। तो कभी कभी सवाल में ऐसे आता है, आपको ये सेट तो दे देता है और बोलता है स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ दीज सेट्स। क्या बोलता है, स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ दीज सेट्स। तो आपको ये बात भी खुद ही बतानी है और दोनों को प्रूफ करना जरूरी है। मैं एक करूंगा, तो मैं कर रहा हूं यहां पर पार्ट 1। ठीक है, जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सुनो, कभी कभी ना कॉम्प्लीमेंट डैश की जगह
ऐसे सी लिख देता है सी, तो इसका मतलब भी यही है, सी लिखे डैश लगा, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है बेटा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेके आना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। मैं लूंगा जी लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जरा कॉम्प्लीमेंट निकालना भी सीख लीजिए, सारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट निकालना भी सीख लो। जब भी किसी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा, जब किसी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा, तो उसको हटाने के लिए आपको ऐसे लिखना होता है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो यूनिवर्सल माइनस ओरिजिनल सेट जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो, ऐसे करके, ठीक है। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल में से माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। यूनिवर्सल को ऐसे रहने दो, ए यूनियन बी, ये आपका ए है और ये आपका बी है, दोनों को मर्ज करो, यूनियन करो, दो दोनों में है, आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, लो जनाब ये सब आ गया। और यूनिवर्सल कहाँ है? यूनिवर्सल आपका 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 से लेकर 9 तक में से ये सारे हटा दो और यूनिवर्सल के बचे कुचे लिख दो, क्योंकि पहले यूनिवर्सल है तो इसमें जो बचे कुचे होंगे वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से सब, इन सब में से जब ये सारे हटेंगे तो यहां पर केवल एक रह गया, एक, तो 1, तो ये मेरा एक आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब निकालूंगा बेटा मैं राइट हैंड साइड, ध्यान देना जरा। राइट हैंड साइड में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकलेगा यूनिवर्सल माइनस ए, याद रखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसे यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है। इंटरसेक्शन बीच में है तो अभी भी है। बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा बेटा यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल माइनस बी, ध्यान रखें। और ये आपको निकालना आता है, यूनिवर्सल ये रहा आपका पूरा 1 से लेकर 9 तक, इसमें से ए हटा दो तो 2 4 6 8 इसमें से हट गए, तो बचा क्या? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, बहुत बढ़िया। इंटरसेक्शन, अब ये रहा यूनिवर्सल में से बी हटा दो, बी आपके पास ये रहा 2 3 5 7, तो इसमें से 2 3 5 7 हटा दो तो 1 बचा, ठीक है, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 बचा, 5 हट गया, 6 बचा, 7 हट गया, 8 और 9 बच गए, ये रे, सिंपल। अब क्या होगा? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन का तो सिंपल फंडा है, क्या? कॉमन, दोनों में देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो भाई 9 भी आ रहा है क्या? 9 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ए में से हटाओ 2 4 6 8, ठीक है, तो 2, ये 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया, तो यहाँ पे आया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। और यूनिवर्सल माइनस बी, बी में से हटाओ, यूनिवर्सल में से हटाओ ये 2 3 5 7, तो हटाओ जी इसमें से, ठीक है, ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यहाँ पे 9 भी आएगा, यहाँ पे 1,9 भी आएगा भाई, यहाँ पर 1,9 भी आएगा ना, क्योंकि देखो यूनिवर्सल 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 से लेकर 9 तक में से ये सब हटेंगे तो 1 और 9 यहाँ बचा हुआ है, बस अब सही है सब कुछ। तो यहाँ पर भी कॉमन देखा जाए तो 1 और 9 है, तो यहाँ 1 और 9 आएगा, इक्वेशन नंबर 2 और क्वेश्चन इज डन, ठीक है। तो आप लिखो दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा पार्ट आपके लिए, ये वाला पार्ट आप करोगे कंप्लीट योर सेल्फ, और जब भी आप वीडियो को देखें क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट में बता देना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया जी, देखो बच्चों का फीडबैक भी आ रहा है, सर ऊपर 9 आएगा 9 आएगा 9 आएगा, बिल्कुल सही जी, सही कर दिया, आपकी बात मान ली मैंने, आप सबकी बात मैंने मान ली, बिल्कुल ठीक कर दिया। थैंक यू फॉर द फीडबैक, थैंक यू फॉर द फीडबैक। एक्चुअली मुझे यही पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पर ना 1 और 9 आ रहा था, ऊपर मेरा आ रहा है 1, तो इसका मतलब घोटाला या तो ऊपर हुआ है या फिर नीचे हुआ है। इस तरह से सवाल को रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए जी, हो गया दूसरा पार्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात है, खुशी की बात है ये तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीजिए डिमॉर्गन लॉ आ गया, एक और सवाल, लेकिन देखिए इसमें क्या बोला है, इसने बोला है डिमॉर्गन लॉ प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, यूज वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम की हेल्प से डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करना है। डिमॉर्गन एक मैथमेटिशियन का नाम था, डिमॉर्गन जो है ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंस में भी होते हैं ये डिमॉर्गन लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन के लॉज कंप्यूटर साइंस में भी है। तो इसने कहा है वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूफ कर दीजिए, तो आइए जरा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिमॉर्गन्स लॉ, लिखना मैंडेटरी है, डिमॉर्गन्स लॉ। नंबर 1 होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो मैं आपको ये दूसरा वाला बता देता हूं। पहला वाला मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, अगली स्लाइड पे इसका आंसर है, तो ये वाला मैं आपको बता देता हूं, दूसरा वाला। ठीक है, चलिए जी हम करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। ये करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, जब भी वेन डायग्राम से डिमॉर्गन लॉ प्रूव होगा, हमेशा 5 डायग्राम बनाना है आपको, ऑलवेज 5 डायग्राम। ठीक है, 5 डायग्राम बनाने, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ध्यान देना, पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ले लीजिए। ये कितना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखो 5 डायग्राम इस तरह से बनेंगे सीक्वेंस में। पहला डायग्राम आएगा ए यूनियन बी का, बना लीजिए जी। पहला डायग्राम आएगा आपका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। देखो ऐसे बनता है, पहले तो एक स्क्वायर बनाते हैं हम, बना लिया हमने स्क्वायर, इसका नाम होता है यूनिवर्सल सेट। एक गोला ए का बनाओ, एक गोला बी का बनाओ। ठीक है, एक गोला ए का, एक गोला बी का, दोनों गोले ओवरलैप होने चाहिए, दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप होना जरूरी है। ठीक है, दोनों सर्कल ओवर, या कुछ गलत कर दिया क्या, यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक तो किया है, इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक तो किया है। क्या बोल रहे हैं बच्चे फिर, ये क्या बोल रहे हैं, यूनियन नहीं है, कहाँ, इंटरसेक्शन यूनियन, कहाँ नहीं है भाई, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन, सही तो किया है यार, सही तो किया है। एलएचएस में कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन यूनियन, यही तो लिखा है यार, क्या कह रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है, अच्छा अच्छा ये समझ गया, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ लिख दिया मैंने यूनियन। ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, मैं ऊपर ढूंढ रहा था गलती। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो पहला आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपने यहाँ पे ले ली, बहुत बढ़िया। सबसे पहला डायग्राम आपका बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का, बनाओ जी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन, भाई इंटरसेक्शन में देखो ये रिजल्ट आता है, बीच वाला रिजल्ट है ना, ए और बी, शेडिंग करना जरूरी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अब बनेगा इसका दूसरा वाला डायग्राम, दूसरा वाला डायग्राम देखो ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी आपको लिख लिख कर दिखाने होंगे, ये सब आपको लिख लिख कर दिखाने पड़ेंगे। बनाइए जी इसका भी डायग्राम। तो ये बन गया इसका वेन डायग्राम, रेक्टेंगल बना दिया, ए बना दिया, बी बना दिया, ये ए और ये बी, नाइस, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, यानी यूनिवर्सल आपके पास ये है, इसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। ठीक है, यूनिवर्सल में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। ओके जी, यूनिवर्सल में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी हटेगा तो मतलब ये बीच वाला पोर्शन हट जाएगा। तो आप बड़े आराम से सुंदर सुंदर राइटिंग में शेडिंग कर दीजिए, लेकिन बीच वाले पोर्शन को मत लेना। ठीक है, बीच वाले पोर्शन को मत लेना। तो देखो इस तरह से ये शेडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन यहाँ पर हट गया, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बस 2 डायग्राम बन चुके। अब बनेगी, अब लेंगे हम राइट हैंड साइड। लो जी, राइट हैंड साइड ले ली, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा डायग्राम ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट का, वो क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, वो क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। तो सिंपल आप बनाओगे एक रेक्टेंगल, ये बना दिया आपने एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये रहा, एक गोला ए का बनाओगे, एक गोला बी का बनाओगे, इसका नाम ए, इसका नाम बी। क्या कह रहा है ये, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। चलो जी, यूनिवर्सल में से ए को हटाया जाएगा, तो पूरा यूनिवर्सल है, इसमें से ए गोले को बाहर निकाल लो। तो जब ये ए गोला बाहर निकल जाएगा तो शेडिंग आपके पास कुछ ऐसी बचेगी, मतलब ए के ऊपर शेडिंग नहीं होगी, बाकी हर चीज के ऊपर शेडिंग हो जाएगी। ये आ गया। ठीक है, अब बनेगा जी फोर्थ वाला डायग्राम, वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी। 5 डायग्राम अगर नहीं बना के आओगे तो पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात को याद रखना। 5 डायग्राम नहीं मिलाओगे तो टीचर नंबर काट लेगा। ये ए है और ये बी है। अब क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल में से बी को हटा दो। तो इस बी वाले को पकड़ो और उठा के बाहर निकाल दो, तो बी वाला यहां से निकल गया, तो बी के ऊपर शेडिंग नहीं होगी, बाकी पूरे पार्ट के ऊपर शेडिंग हो जाएगी, ऐसे करके।
अब बनेगा पांचवा लास्ट डायग्राम जो कि ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़कर एक डायग्राम आपको यहां पर बनाना है, इन दोनों को जोड़कर। तो देखो वो डायग्राम जो आपको बनाना है ना, वो सेम टू सेम डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा बिल्कुल सेम। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो लॉजिक भी सीख लीजिए। लॉजिक देखिए ये है कि इसमें और इसमें इन दोनों को हमें मर्ज करना है। तो ये और ये जब दोनों मर्ज हो जाएंगे तो शेप हमारे पास कुछ ऐसी आ जाएगी, क्योंकि देखो शेडिंग यहां पर भी है, शेडिंग यहां पर भी है। बीच वाला पार्ट एक ऐसा है जिसमें दोनों पार्ट में शेडिंग नहीं है। भाई इसमें देखेंगे तो बी के ऊपर शेडिंग है, इसमें देखेंगे तो ए के ऊपर शेडिंग है। ये दोनों पार्ट यहां पर रह गए हैं बीच वाले, तो बीच वाले पार्ट को छोड़कर हर एक पार्ट पे शेडिंग बना दी जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने लॉजिक बता दिया। और बाई चांस अगर आप एग्जाम में लॉजिक भूल जाएं, सपोज करो एग्जाम में हड़बड़ाहट में लॉजिक भूल जाएं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आप बना ही दोगे, ये भी आप बना ही दोगे, ये भी बना दोगे, ये भी बना दोगे। ये वाला अगर आप भूल जाएं, लॉजिक काम ना कर पाए, तो भाई इसको ना बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बना देना, ऐसा। तो आप यहां पे बोल सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था वेन डायग्राम। ठीक है, तो जब सवाल में लिखा होता है ना कि वेन डायग्राम से शो करो, तभी करना है आपको शो। ठीक है, वेन डायग्राम आपको जब भी लगाना है जब सवाल में लिखा हो। तो प्लीज माइंड इट, याद रखें। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। हटाते हैं इसको यहां से। और अगला पार्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपके लिए देखो यहां पर लगा रखा है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। तो फर्स्ट वाला पार्ट आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहां से ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका डिमॉर्गन लॉ डन हो गया, इस तरह से आपका डिमॉर्गन लॉ डन हो गया। ओके जी, चलिए। ओए होए क्या सवाल है, देखो ध्यान से। देखो सेट में जो सवाल थ्योरी वाले होते हैं बच्चों को वही दिक्कत देते हैं। जो सवाल में एलिमेंट लिखा होता है 1 2 3 वो तो आसान होते हैं। हमेशा थ्योरी वाले सवाल बच्चों को दिक्कत देते हैं। तो थ्योरी वाले सवालों पर अपनी कमांड बना लीजिए। कह रहा है ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी कुछ ना कुछ निकले। नॉन एम्प्टी का मतलब है कुछ ना कुछ निकले। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी। लेकिन जब तीनों का इंटरसेक्शन निकलेगा तो हमेशा तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, फाई हो। ऐसी कंडीशन के हिसाब से सेट बताओ। तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है। मेरा आंसर अलग आएगा, किसी और का अलग आएगा, किसी और का अलग आएगा। तो मल्टीपल सच सेट आर पॉसिबल, मल्टीपल सच सेट्स आर पॉसिबल। तो आप यहां पे लिख देंगे आंसर इस तरह से। अपनी मर्जी से, मैं जो आपको इजी बता रहा हूं ना, अपनी मर्जी से आप सेट मानो 1 2 इस तरह से, दूसरा आप मानो 2 3 इस तरह से, और तीसरा आप मानो 1 3 इस तरह से। ये आप रट लो। बाकी अपनी मर्जी से आप कुछ और भी बना सकते हो, लेकिन जानबूझ के ऐसा बनाना है कि जो इसमें है वो इसमें भी हो। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट इसका इसके अंदर अवेलेबल हो। जैसे इसमें 2 है तो यहां पर भी 2 है, और कोई एलिमेंट इसका इसके अंदर भी अवेलेबल हो। इसमें 3 तो इसमें भी 3, और कोई एलिमेंट ऊपर वाले का नीचे वाले में अवेलेबल हो। इस तरह से आपको एग्जाम्पल बनाना है। तो सोचना चाहते हो तो मल्टीपल एग्जाम्पल सोच सकते हो, और अगर याद रखना है तो सिंपल 1 2 2 3 और 3 1, ये वाला सीक्वेंस। अब कंडीशन बना लो जरा यहां पर। तो यहां पर आप दिखा दो इसे कि जी ए इंटरसेक्शन बी कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए और बी में कुछ कॉमन है, हाँ जी 2 कॉमन है। फिर देखो बी इंटरसेक्शन सी कुछ आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। कॉमन है इसमें, बिल्कुल जी 3 कॉमन है। फिर देखो ए इंटरसेक्शन सी कुछ आ रहा है, कॉमन है इसमें ए और सी में, हाँ जी 1 कॉमन है। इसका मतलब साफ हो गया ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ है। ठीक है, बट लेकिन क्या तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है? नहीं जी, तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, नहीं है। तो उसका मतलब हो गया। तो आप यहां पे लिखोगे मैनी सच सेट्स आर पॉसिबल, मतलब ऐसे बहुत सारे सेट पॉसिबल होते हैं। बस खत्म, इतना आंसर है इसका। ठीक है, तो आपका आंसर अलग आ सकता है, सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल लीजिए जी, एक और सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये बोल रहा है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। ये आपसे बोल रहा है कि ये आंसर ना आपस में बराबर है, और फिर कह रहा है ये भी आंसर आपस में बराबर है, शो करो। यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया।
तो मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपके लिए, सेकंड पार्ट आपके लिए। ध्यान रखें थ्योरी वाले सवालों पर मेहनत करनी है, क्योंकि उसी में दिक्कत होती है आपको। वैसे तो सवाल आपको सारे आते हैं सेट के। तो हम लेंगे इसमें राइट हैंड साइड, ये लेंगे बड़ी वाली साइड लेंगे। ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी, यूनियन ऐसे ही, ठीक है। ए माइनस बी को, हर बालक को मालूम है ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कम ऑन, ए माइनस बी को कैसे लिखोगे बेटा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ऐसे, सिंपल। अब लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा इसमें, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, रिवर्स लगेगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों लगेगा? क्योंकि मुझे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो ए इंटरसेक्शन यहां भी दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन यहां भी दिख रहा है, तो वो चीज कॉमन खींच ली जाएगी। तो जैसे ए इंटरसेक्शन खींचोगे तो यहाँ बी बचेगा यूनियन, और यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। बहुत बढ़िया, ए ऐसे ही, इंटरसेक्शन ऐसे ही। हर बालक को मालूम है कि जब एक सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है तो आंसर यूनिवर्सल आता है, ठीक है। लेकिन अगर एक सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है तो आंसर फाई आता है। ये दो बातें अच्छी तरह से देख लो, मैंने अभी आपको बताई भी थी सेट ए को लेकर, यहाँ बी को लेकर आ रही है। तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बनेगा क्या? यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल का आंसर ए ही आएगा, क्योंकि ए अपने आप को यूनिवर्सल में ढूंढेगा तो मिल ही जाएगा, ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो लो जी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत माता की जय हो गई, ठीक है जी। लीजिए सवाल, सेकंड पार्ट। आप जब भी वीडियो को देखें इस सवाल को करना है कंप्लीट योर सेल्फ, जब भी आप वीडियो को देखें, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। डन 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 डन, बहुत सारे बच्चों का हो गया सवाल, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सवाल हो गया, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बडी, थैंक यू सो मच माई शेर, मेरे चीते, मेरे शेर, मेरे चैंपियन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया। भाई ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना तो बच्चा फंस जाता है, चाहे उसे कितना भी सेट आता हो, ठीक है। सेट के जो न्यूमेरिकल वाले सवाल होते हैं ना वो तो बच्चा उड़ा देता है यूं करके, लेकिन जब थ्योरी वाले सवाल आते हैं तो बच्चा फंसता है। मुझे मालूम है ना बच्चे को कहाँ दिक्कत होती है, तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं वही चीज आपको करवा रहा हूँ कि अगर ये आया तो पेपर में हो जाएगा, अगर न्यूमेरिकल वाले आए, एलिमेंट वाले आए, तो वो तो आप वैसे ही उड़ा दोगे, उसमें तो आप एक्सपर्ट हो। तो आओ जरा देखते हैं इसे, ठीक है। कह रहा है ए सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब होता है ए के सारे मेंबर बी के अंदर अवेलेबल है, ए छोटा है और बी बड़ा है, ए के सारे बंदे बी के अंदर अवेलेबल हैं। आपको शो करना है कि सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, ठीक है। बेहतरीन सवाल, यूं करके होगा, वैसे तो दिमाग में आ नहीं रहा होगा, अभी देखो ऐसे करके होगा। तो यहां पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सुनना, ऐसे करके ऐसे हम यहां पर लेते हैं, लेट एक्स कोई मेंबर है जो बिलोंग करता है सी माइनस बी में, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट हमने मान लिया एक्स, एक्स मतलब एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, हमने मान लिया कि वो वैल्यू सी माइनस बी में अवेलेबल है। सी माइनस बी कोई सेट रहा होगा ना, सी में से बी को हटा के कोई सेट बनाया गया होगा, उस सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, उन सब एलिमेंट में कोई एलिमेंट एक्स है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब एक रूल होता है, माइनस है, ध्यान से, यहां माइनस है, ध्यान से देखना। इसका मतलब है एक्स सी में तो है, एक्स का मेंबर, एक्स बिलोंग कर रहा है सी को, लेकिन एक्स नहीं होगा बी में। ओ हो, क्यों नहीं होगा भाई? नेगेटिव है ना माइनस, माइनस का मतलब क्या है कि बी तो हट गया। जब भी मैं सी माइनस बी निकालूंगा तो सिंपल सी के मेंबर तो मैं रखूंगा बचे हुए, लेकिन बी के मेंबर तो सारे हट ही जाएंगे ना। तो इसका मतलब जब मैं इसे खोलूंगा तो नेगेटिव वाला जो होता है, कॉम्प्लीमेंट जो होता है, उसे हमेशा डज नॉट बिलोंग हो जाता है। एक्स बिलोंग करेगा सी को, लेकिन एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बी यहां से माइनस हो चुका है, हट चुका है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब जरा यहां पे देखना, ए बिलोंग कर रहा है सी को, कोई दिक्कत नहीं, ए बिलोंग नहीं करेगा ए को। ओ सर ये क्या कर दिया आपने, यहां पर तो बी लिखा है, आपने अपनी मर्जी से ए लिख दिया। ध्यान से देखो, ऊपर आपको गिवन है कि ए सबसेट है बी का, मतलब ए के मेंबर बी के अंदर है, ठीक है। तो खुद सोचो, अगर कोई मेंबर बी के अंदर ही नहीं है तो ए के अंदर तो वो होगा ही नहीं। अगर कोई मेंबर बी के अंदर ही अवेलेबल नहीं है तो ए के अंदर वो वैसे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए के मेंबर तो सारे बी के अंदर है, तो जब बी के अंदर ही वो मेंबर नहीं मिल रहा तो ए के अंदर तो मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने बी को हटा के ए लिख दिया, ठीक है। अब ये जो बात है ना, इस वाली बात को मैं रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स उल्टा कर दूंगा। देखो ऐसे, एक्स
बिलोंग कर देगा C माइनस ए को, ऐसे कर दिया मैंने। भाई इस बात को अगर मैं खोलूंगा तो ऊपर वाली बात ही तो लिखी जाएगी। देखो x बिलोंग करता है C को, माइनस की वजह से x बिलोंग नहीं करेगा A को, तो मतलब ये वाली बात को मैंने ऐसे करके लिख दिया। और देखो ये वही चीज आ गई जो ऊपर है, ये वाली चीज आ गई C माइनस ए, यहां भी C माइनस ए। ठीक है, अब सुनना एक बात, हम C माइनस बी को लेके चले थे, हमारा सफर C माइनस बी से शुरू हुआ था और C माइनस ए पर हमारा सफर खत्म हुआ। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज से हम चले और एंड में हमें कोई चीज मिल गई, तो इसका मतलब ऐसे लिखते हैं कि पहले वाली जो चीज है ना वो सबसेट है दूसरी वाली चीज के, ऐसे करके लिखा जाता है। और ये हो गया हैंस प्रूफ, ये क्वेश्चन हो गया डन। सिंपल सी बात थी कि जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग करते 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 अगर हमें मतलब हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया और हमें करते करते राइट साइड मिल जाती है, तो इसका मतलब इन दोनों में जो रिलेशन आता है ना वो हमेशा सबसेट का ही आता है। इसका मतलब इसके मेंबर सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, छोटा सवाल था लेकिन कंफ्यूजिंग वाला था, छोटा सवाल था लेकिन कंफ्यूजिंग वाला सवाल था। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, डन हो गया, डन हो गया। तो इस सवाल को अच्छे से सीख लेना। ठीक है, सिंपल, अगर आप ए से चलते 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 आपने बी बना दिया तो एंड में आप लिखेंगे ए सबसेट है बी का। ठीक है, और अगर आपने बी को चलते 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 ए बना दिया तो आप लिखेंगे बी सबसेट है ए का। ये मैंने छोटी सी बात यहां पर इसके रेफरेंस में आपको बताई है। आई होप समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, डन 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 डन, बहुत सारे बच्चों का सवाल हो गया, नाइस। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लगाया गया है बट आपको जरूरत नहीं है। ओए होए, ये सवाल देखिए फटाफट से, ये सवाल जरा देखिए। इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, लेकिन जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हो, जरूरी नहीं है। तो जब भी जरूरी नहीं है लिखा आ जाए तो एग्जाम्पल लेके सवाल किया जाता है, एग्जाम्पल लिया जाएगा, अपनी मर्जी से एग्जाम्पल यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा आ जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है, तो एग्जाम्पल लेके सवाल को सॉल्व किया जाएगा। बेटा ध्यान से देखो, अपनी मर्जी से यहां पे दो एग्जाम्पल इस तरह से मानो, एक मान लो आप 0 1, ठीक है, एक मान लो आप 0 2 4, ठीक, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, एक मान लो 0 5 7, कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसा मानना कि सब में एक एलिमेंट कॉमन रहे ताकि कंडीशन प्रूव हो, है ना। तो एग्जाम्पल लेट करते हुए इन कंडीशन को ध्यान में रखा जाता है। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल मानना है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू आ जाएं। तो इसका मतलब इसने ये बोला है कि नीड नॉट इंप्लाई, मतलब जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हो, तो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। तो आपको जानबूझकर नहीं वाला एग्जाम्पल मानना है कि बराबर ना आए। तो बी और सी कभी बराबर तो आने ही नहीं चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट अलग रखना, बस एक कॉमन रखना। ठीक है, तो अपनी मर्जी से एग्जाम्पल मान सकते हो। अब निकालो आप लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ये वाला। ए और बी में कुछ कॉमन है, हाँ जी 0 है, लिख लीजिए। फिर आप निकालो राइट हैंड साइड, ध्यान से देखिए वो क्या चीज है, ए इंटरसेक्शन सी। कॉमन है कुछ ए और सी में, ए और सी में हाँ जी कॉमन है 0, बहुत बढ़िया। आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बराबर आ गया ए इंटरसेक्शन सी के आंसर के। ये रिजल्ट इक्वल आ गए, बट लेकिन बी बराबर नहीं है सी के, क्योंकि बी के अंदर 2 4 है, इसके अंदर तो 2 4 नहीं है। तो आपने यहाँ पे रीजन दे दिया। ठीक है, आप यहाँ जस्टिफिकेशन दे सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल 2 बिलोंग करता है बी को, लेकिन 2 बिलोंग नहीं करता सी को। आपने 2 के रेफरेंस में अपना जस्टिफिकेशन दे दिया। रेफरेंस तो आप 4 का भी ले सकते थे कि 4 बिलोंग करता है बी को, लेकिन 4 बिलोंग नहीं करता सी को। तो कोई भी एक रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन डन हो गया। बहुत ही बढ़िया, नाइस 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 नाइस। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया ऑडियंस, शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया चल रहा है भाई। चलिए जी, डन हो गया ये भी क्वेश्चन। अगला सवाल बढ़ाते हैं। लीजिए, ये सवाल तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, पेपर में आ जाता है। और इस सवाल में बच्चों को नंबर नहीं मिलते भाई, इस सवाल में बच्चों को नंबर नहीं मिलते क्योंकि बच्चों को लिखना नहीं आता। सुनना, इसने कहा है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है, तो प्रूफ कर दो ए बराबर बी आ जाए, ए बराबर बी। एग्जाम्पल नहीं लेना, अगर आपने एग्जाम्पल ले लिया तो आपको नंबर मिलेंगे 0। क्या मिलेगा? अंडा, 0 अंडा। माइंड इट, याद रखना, एग्जाम्पल नहीं लिया जाएगा। तो देखो ऐसे होगा ये प्रूफ सवाल, ध्यान से यहां पे देखना, लेफ्ट हैंड साइड की हो रही है बात।
मान लीजिए x कोई मेंबर है जो a के अंदर है, ठीक है, क्योंकि हमें लाना है a बराबर b, तो शुरुआत करो a से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सवाल ये नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सवाल वो होता है जिसमें यूनियन भी हो और इंटरसेक्शन भी हो। यहां तो केवल एक ही चीज है, एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन, बट वहां पे दो एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं ना, एक यूनियन वाला एक्सप्रेशन और एक इंटरसेक्शन वाला एक्सप्रेशन। यहां पर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दोनों बातें हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला सवाल नहीं है। तो मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है a को, बिलोंग का मतलब x a के अंदर अवेलेबल है, ठीक है जी, मान लिया। तो अगर x a के अंदर है तो भैया x a यूनियन b के अंदर भी होगा, बिल्कुल होगा जी। क्यों भाई, a यूनियन b का मतलब क्या है, a और b के सारे एलिमेंट इकट्ठे हो जाए तो a के एलिमेंट यूनियन में इकट्ठे तो हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर x a यूनियन b में है तो भैया a इंटरसेक्शन b में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ऊपर बात दी हुई है कि जो आंसर यूनियन का है वही आंसर इंटरसेक्शन का है, दोनों आंसर में कोई फर्क ही नहीं है। तो जो आंसर यूनियन का है वही आंसर इंटरसेक्शन का है, तो अगर x यूनियन में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। बहुत बढ़िया। अगर कोई एलिमेंट a में है और इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट आएगा जो कॉमन हो। भाई इंटरसेक्शन में वही तो एलिमेंट आता है जो दोनों सेट के अंदर हो, है ना। तो ये बोल रहा है कि a और b में है, तो इसका मतलब मैं साफ बोल सकता हूं कि x b में भी होगा। सर ये क्या कर रहे हो, अरे भाई मैंने सिंपल सी बात लेट करी कि कोई मेंबर है जो a के अंदर अवेलेबल है, जब वो a के अंदर है तो a यूनियन b के अंदर तो वो होगा ही होगा, क्योंकि a और b इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो a यूनियन b के अंदर होगा। अब मुझे यहां पे दिया हुआ है कि जो यूनियन का आंसर है वही इंटरसेक्शन का है, तो मैंने यूनियन को हटा के इंटरसेक्शन लगा दिया, सिंपल। अब इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट आते हैं जो a में भी होता है b में भी होता है, तो इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब साफ है कि वो a और b दोनों में रहा होगा, जब भी तो वो इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी जगह b लगा दिया। अब देखो आपने a से b बना लिया, मतलब आपने a को उठाया और चलते चलते आपने b बना लिया। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं यहां पर साफ लिखूंगा कि a सबसेट है b का। एक इक्वेशन आ गई, दिस इज वन इक्वेशन, ठीक है। प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा, फिर दोबारा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हम खेलेंगे, लेट करते हैं कि x कोई b के अंदर एलिमेंट है, अब की बार y मानो, y एक जगह x मान रहे हो तो एक जगह y मानते हैं, एक जगह x मानते हैं तो एक जगह y मानते हैं, ठीक है, जानबूझ के एक जगह x एक जगह y। चलिए अब सेम प्रोसेस b के साथ होगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट b के अंदर है, तो b के अंदर है तो वो a यूनियन b में जरूर होगा, क्योंकि a यूनियन b कंबाइंड हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब वो a इंटरसेक्शन में भी होगा। a इंटरसेक्शन में इसलिए होगा क्योंकि जो यूनियन का रिजल्ट है वो इंटरसेक्शन के रिजल्ट के बराबर है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम इसलिए यहां लिख रहे हैं क्योंकि हमें दे रखा है, इसने बोल रखा है कि यूनियन इंटरसेक्शन बराबर है। अगर ये नहीं दिया होता तो मुसीबत हो जाती, फिर हम ऐसे बोल नहीं सकते थे। तो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, और इंटरसेक्शन में वही आंसर आता है जो दोनों में होता है। तो अगर कोई b में है तो वो a में भी होगा। तो देखो हमने b से चलते 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 a बना दिया, तो हम यहां पे लिखेंगे कि b सबसेट है a का। इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को, ध्यान से देखो। a सबसेट है b का, मतलब a के मेंबर सारे b के अंदर हैं। b सबसेट है a का, इसका मतलब b के मेंबर सारे a के अंदर हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ऐसा जब ही हो सकता है जब a और b बराबर हो। लो जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत माता की जय, हो गया सवाल, ठीक है। ऐसा जब भी हो सकता है जब a और b बराबर हो, ठीक है गाइस। बेहतरीन सवाल, डन डन डन, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का हो गया। चलिए बस थोड़ी देर में आपको ब्रेक मिलेगी, जैसे हमारा सेट होगा खत्म उसके बाद रिलेशन फंक्शन स्टार्ट होगा चैप्टर 2। हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, ये हमने सॉल्यूशन यहाँ आपके लिए लगा रखा है बट जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओए होए, ये देखो डिमॉर्गन लॉ। सर डिमॉर्गन लॉ बहुत करा रहे हो भाई, पेपर में आता है ना इसलिए करा रहा हूँ, रिस्क क्यों लें। डिमॉर्गन लॉ सॉल्व करने के 3 मेथड, एक मेथड एग्जाम्पल वाला जो आ चुका है जिसमें सेट दिए होते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड वेन डायग्राम जो कि हो चुका है, ओके। और तीसरा मेथड थ्योरी वाला, बिलोंग वाला, एक्स वाई वाला जो अभी हुआ था अभी अभी, तो वो वाला सवाल आ गया। बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड लगाएंगे। एग्जाम्पल दिए तो एग्जाम्पल वाला लगाओगे, वेन डायग्राम लिखा हुआ है तो वेन डायग्राम लगाओगे, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना एग्जाम्पल ना वेन डायग्राम, तो प्रूफ वाला लगाओगे। कैसे सीखते हैं, तो इसने कहा पहले स्टेट करो, स्टेट का मतलब बताओ, तो यहां पे पहले लिख दो आप डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है जी।
डिमॉर्गन्स लॉ पहले आप यहां पर लिख दीजिए, बढ़िया तरह से लिख दिया जी। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर 1, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है, दोनों ही प्रूव करने पड़ेंगे, दोनों ही। लेकिन मैं तो केवल एक बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा फर्स्ट वाला, ठीक है, मैं बताऊंगा फर्स्ट वाला, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला मैं आपको बताऊंगा। तो जरा कैसे होता है फटाफट से सीखते हैं सारे बच्चे प्रूफ वाले मेथड से। पहला स्टेप, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आपको ये बनाना है, ध्यान देना दोस्त, यहां लिखो लेट एक्स कोई मेंबर है जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। अगर कोई मेंबर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो वो नहीं होगा ए यूनियन बी में। याद रखें, कोई एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट में होता है तो वो नॉर्मल में नहीं होता। कैसे? मान लीजिए ए है और मैं बोलूं ए यहां पर सेट ऑफ इवन नंबर है, सेट ऑफ इवन नंबर, इसके अंदर इवन नंबर है, और ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से इवन नंबर हट गए तो यहां क्या आ गया? ऑड नंबर। तो देखो, जो मेंबर ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, दोनों बिल्कुल मिसमैच हैं। इसमें इवन है तो इसमें ऑड है। तो जो नॉर्मल सेट में होता है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता, वाइस एंड वर्सा। तो इसलिए जब कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगा तो यहां डज नॉट बिलोंग आ जाएगा, ठीक है। एक्स नहीं है ए यूनियन बी में, इसका मतलब एक्स नहीं होगा ए में भी और एक्स नहीं होगा बी में भी, वो दोनों में ही नहीं होगा। क्योंकि जब यूनियन में ही नहीं है तो ना वो ए में होगा ना बी में होगा, क्योंकि यूनियन में तो सारे होते हैं, ए के भी होते हैं बी के भी होते हैं। जब कोई एक्स कोई मेंबर है, एलिमेंट है, ए यूनियन बी में है ही नहीं तो वो ए में भी नहीं होगा बी में भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, मेरे दिमाग में यही है, मुझे ये लाना है, तो इसको तोड़ तोड़ के ऐसा ही बनाना है, जबरदस्ती बनाना है। एक्स नहीं है ए में, एक्स ए में नहीं है तो एक्स होगा कॉम्प्लीमेंट में। क्यों? जो चीज ए में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगी, ठीक है। ऐसे ही एक्स बी में नहीं है तो वो होगी बी कॉम्प्लीमेंट में, जो चीज बी में नहीं है वो बी कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगी, ठीक है, एज पर दैट एग्जांपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देखो, कोई चीज ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, वही चीज बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, मुझे लाना क्या है? इंटरसेक्शन। तो मैं इन दोनों को मर्ज करके ऐसे बोल दूंगा, ए मतलब एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 1 मत बोलो इसे, 1 मत बोलो, पहले इतना बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है, एक्स बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है, मतलब एक्स दोनों के अंदर है। तो जब दोनों के अंदर है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में दोनों में होगा। तो देखो, मैंने लेफ्ट साइड से चलते चलते ये बना लिया। तो जब ये चीज लेकर मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सब सेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसे बोलो फर्स्ट इक्वेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे भूल जाते हैं और नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अब लूंगा मैं कौन सी साइड? राइट हैंड साइड लूंगा मैं। अब आ जाओ जी राइट हैंड साइड पे, ये लीजिए राइट हैंड साइड। फिर लिखो लेट, अब की बार वाई लेना, वाई बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। चलिए अब मुझे इससे ना ये बनाना है, तो धीरे धीरे इसको तोड़ेंगे। अगर वाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब y है a कॉम्प्लीमेंट में और y है b कॉम्प्लीमेंट, दोनों के अंदर अवेलेबल है, ठीक है जी। y अगर है a कॉम्प्लीमेंट में तो y नहीं होगा a में, y नहीं होगा b में, ये भी लिख दिया, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट में होता है वो नॉर्मल में नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब y दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं जानबूझ के इन दोनों को ऐसा बनाऊंगा कि y नहीं होगा a यूनियन b में, मतलब रिवर्स हो रहा है, इसका रिवर्स ऑर्डर हो रहा है पूरा। भाई जब ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है तो उनके यूनियन में भी नहीं होगा, ठीक है। मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब y होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, ये देखो। तो मैंने राइट साइड से चलते 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 लेफ्ट साइड बना दी, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो ऐसे लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। इक्वेशन नंबर 2। वाओ, ये चीज मतलब इसके सारे मेंबर इसके अंदर है और यहां पर इसके सारे मेंबर इसके अंदर है, तो इसके सारे इसके अंदर, इसके सारे इसके अंदर, तो ऐसा जब भी पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
मैं यहाँ लिख दूंगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत माता की जय। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, बड़े आराम से इसको आपको देखना है। सिंपल, आपने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ले ली लेफ्ट हैंड साइड, एक बच्चा बोल रहा है रिपीट कर दो, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। आपने उठाई लेफ्ट हैंड साइड, उठा ली, आपने बोला बिलोंग करता है, करता है। अब बस ऑपरेशन, अब इसे खोलते रहो, इसे खोल खोल के खोल खोल के खोल खोल के ऐसा करके बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो डज नॉट बिलोंग आएगा। कोई चीज अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगी, बी में भी नहीं होगी। अब कोई चीज अगर ए में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगी, कोई चीज बी में नहीं है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में होगी। इन दोनों को मर्ज करोगे तो बनेगा इंटरसेक्शन। क्यों बनाया इंटरसेक्शन? क्योंकि रिक्वायर्ड था इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट साइड से ये बन गया तो ये इसका सबसेट है, पहली इक्वेशन हो गई। अब उठा लो राइट हैंड साइड, उठा लिया, वाई बिलोंग करता है इसको, अच्छी बात है, ठीक है। वाई बिलोंग करता है इसको तो इसका मतलब वाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगा तो डज नॉट बिलोंग आ जाएगा। वाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो वो इनके यूनियन में भी नहीं होगा। यूनियन ही क्यों लगाया? क्योंकि मुझे आंसर चाहिए यूनियन, तो इसको दिमाग में रखते हुए एक्टिविटी होती है। तो वाई नहीं है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब वाई होगा कॉम्प्लीमेंट में। तो हमने इस चीज से ये बना दिया, तो ये इसका सबसेट है। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो दोनों को प्रूफ इक्वल मान लिया जाता है, ठीक है जी। आ गया समझ सबको? बहुत बढ़िया, नाइस, सबको समझ आ गया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। ये तो बड़ा आसान सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, एमसीक्यू में आता है, ओनली 1 मार्क, एमसीक्यू में आएगा सवाल। कह रहा है एक सेट बता दीजिए जिसके अंदर एलिमेंट n² + 1 हो और n की वैल्यू यहां से ली जाएगी। तो बस बना दो सेट, बहुत आसान है। कैसे बनाना है? n² + 1, तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ दो तो आंसर आ गया 5। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 जोड़ दो 17 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 में 1 जोड़ दो 37 आ गया। 8 का 64 में 1 जोड़ दो 65 आ गया। 10 का 100 101, खत्म सवाल, आंसर आ गया, ठीक है। तो सवाल बोल रहा है कि ये आपके एलिमेंट हैं, आपको एक नया सेट बनाना है जिसके एलिमेंट इससे रिप्रेजेंट होंगे और n की वैल्यू आपको यहां से उठा उठा के डालनी है। तो एमसीक्यू का सवाल है, एमसीक्यू भी आपके सामने ले लिया गया। दिस इज डन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। ओए होए, केस स्टडी देखो भाई, सेट की केस स्टडी देखो बच्चों। सेट की केस स्टडी अगर आई तो इस तरह से केस स्टडी आ सकती है। दिमाग लगाते हैं जरा सारे बच्चे, मेरे सारे होनहार बच्चे, सारे चैंपियन, सारे दोस्त नजर मारेंगे इस सवाल पे, ठीक है। यहां पर होगा पहला पार्ट सॉल्व, यहां पर करेंगे हम दूसरा पार्ट सॉल्व, यहां पर करेंगे हम तीसरा पार्ट सॉल्व, और यहां पर करेंगे हम 4th पार्ट सॉल्व। और आंसर ऐसे ही आएंगे हम करके, हम थ्योरी वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिंपल। जरा देखना सवाल को, सवाल क्या कह रहा है। सवाल बोल रहा है आपसे पहला कि इसके अंदर ड्रॉ वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट फॉलोइंग रिलेशन अमंग सेट ई। कोई तो ई है, कोई एम है, कोई यू है, ठीक है। ई इज सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश। ई का मतलब इंग्लिश वाले बच्चे, एम का मतलब हो गया मैथ वाले बच्चे, मैथ वाले बच्चे एम है, और यू का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरी पॉपुलेशन, कॉलोनी पूरी, ठीक है। चलिए तो पहले में यहां पे देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स स्टडी इंग्लिश, मतलब जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं। बट सम स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथ्स, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ते। तो साफ हो गया कि ये मैथ्स है और ये इंग्लिश है, यहां पर इंग्लिश बड़ी है, यहां पर इंग्लिश के बच्चे ज्यादा हैं। क्यों? लैंग्वेज देख लो क्या लिखा हुआ है, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो मैथ नहीं पढ़ते। तो इंग्लिश के बच्चे यहां पर ज्यादा हैं, इंग्लिश के बच्चे यहां पर ज्यादा हैं। तो आप ऐसे करके बोलो कि मैथ के बच्चे सबसेट होंगे इंग्लिश के बच्चों का, मैथ के बच्चे सबसेट होंगे इंग्लिश के बच्चों का, और ये सारे ही सबसेट होंगे यूनिवर्सल का। भाई मैथ के बच्चे हो, इंग्लिश के बच्चे हो, ये सारे सबसेट होंगे किसका? यूनिवर्सल का। ऐसे करके आपको लैंग्वेज यहां पे पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा से यहां पे देख लो, अंग्रेजी ज्यादा खतरनाक है, आपको सिर्फ सिस्टम को समझना है, मीनिंग को समझना है। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो मैथ नहीं पढ़ते। इसका मतलब इंग्लिश के बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ नहीं पढ़ते, लेकिन मैथ में जितने हैं वो इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो मैथ के बच्चे कैसे हैं? कम, और इंग्लिश के बच्चे कैसे हैं? ज्यादा। तो मैथ के बच्चे सबसेट है इंग्लिश के बच्चों का, और ये दोनों ही सबसेट है यूनिवर्सल का, पूरी पॉपुलेशन के अंदर ही है। तो देखो ऐसे करके आप बनाना,
सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सल बनाओ पहले, तो ये बन गई जी यूनिवर्सल, आपकी यूनिवर्सल बन गई, ठीक है। अब बनाओ इंग्लिश, ये बन गई जी देखो इंग्लिश, ये इसके अंदर इंग्लिश के बच्चे बन गए, ये वाला गोला इंग्लिश का है, ये वाला गोला किसका है, इंग्लिश का। फिर बनाओ मैथ, ये देखो ये गोला मैथ का है, बस जी बन गया, खत्म, ये बन गया वेन डायग्राम, ठीक है। देखो पॉपुलेशन के अंदर कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले थे, इंग्लिश के अंदर कुछ बच्चे मैथ पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो जो बच्चे मैथ को पढ़ते हैं वो इंग्लिश के गोले के अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश के गोले के अंदर आ रहे हैं वो मैथ में नहीं आ रहे, मतलब इंग्लिश पढ़ने वाले कुछ बच्चे अलग हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। रही बात शेप की, तो शेप आप गोल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, चकोर बनाओ, कैसी भी शेप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है देयर इज नो स्टूडेंट हु स्टडी बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। कोई बच्चा ही नहीं है जो मैथ भी पढ़े और इंग्लिश भी पढ़े, यानी इंग्लिश पढ़ने वाले अलग बच्चे हैं, मैथ पढ़ने वाले अलग बच्चे हैं, लेकिन बोथ वाला नहीं है। बोथ का मतलब कॉमन बच्चा नहीं है। तो देखो ऐसे निकालेंगे, ये तो आपका यूनिवर्सल हो गया, पॉपुलेशन हो गई, ये बच्चे मैथ का गोला हो गया, ये बच्चे इंग्लिश का गोला हो गया, लो खत्म सवाल। मतलब मैथ और इंग्लिश ओवरलैप नहीं होगी, आपस में इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इतना ही आंसर है इसका, बस खत्म, ठीक है। आगे आ जाओ जी थर्ड पार्ट पे। थर्ड कह रहा है सम ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स बट नॉट स्टडी इंग्लिश। कुछ बच्चे मैथ पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते। सम स्टडी इंग्लिश बट नॉट मैथमेटिक्स। कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ते। सम स्टडी बोथ, कुछ दोनों पढ़ते हैं। इसका भी जवाब देखो जरा, ये बन गया जी वेन डायग्राम, ठीक है। पॉपुलेशन हो गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते, ऐसा इसने बोला है। कुछ बच्चे मैथ पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते। कुछ दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश भी आन दो मैथ्स भी आन दो, पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो ओवरलैप होगा, देखो ये रहा, ये मैथ वाले बच्चे, ये इंग्लिश वाले बच्चे, और ये बोथ वाले बच्चे, मैथ्स इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये वाले बच्चे, है ना। ये कौन है, ओनली मैथ्स, मैथ्स पढ़ेंगे जी। ये कौन है, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ेंगे लेकिन मैथ नहीं पढ़ेंगे। ये कौन है, मैथ पढ़ेंगे लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। ये कौन है, दोनों पढ़ लेंगे, मैथ्स भी और इंग्लिश भी। तो इसका डायग्राम ये बन गया, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 4। ये कह रहा है नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। सारे ही स्टूडेंट मैथ्स नहीं पढ़ते, मतलब ये जरूरी नहीं है, बट एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडी मैथमेटिक्स। ये कह रहा है जितने बच्चे यहां पर इंग्लिश पढ़ते हैं वो जरूर मैथ भी पढ़ते हैं, लेकिन सारे ही मैथ नहीं पढ़ते। नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, ठीक है। दोबारा से जरा देखना, कंफ्यूजन हो गई। ये कह रहा है जितने बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं वो सारे के सारे मैथ जरूर पढ़ते हैं, मतलब ये पहले वाले पार्ट का उल्टा हो गया, पहले वाले पार्ट का उल्टा हो गया। इसका मतलब यहां पर इंग्लिश तो छोटा है और मैथ यहां पर हो गया बड़ा। मैथ के बंदे ज्यादा हो गए, इंग्लिश के बंदे कम रह गए, क्योंकि इसमें लिखा है जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथ जरूर पढ़ेगा, जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथ जरूर पढ़ेगा, लेकिन मैथ वाले बंदे अपने भी तो कुछ होंगे, तो मैथ वाला सेट यहां पर ज्यादा है। इसका मतलब इंग्लिश यहां पर सबसेट है मैथ का, और ये सबसेट है यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल का तो होगा ही, तो पहले बनाओ एक यूनिवर्सल, ठीक है। एक गोला बनाओ यहाँ पे किसका, मैथ का। हमेशा उल्टा आते हैं, उल्टा, पहले यूनिवर्सल बनाया फिर मैथ बनाएंगे, और इसके अंदर ये इंग्लिश वाले बंदे हो गए, ठीक है। बस बन गया जी वेन डायग्राम। शेप आपकी जैसी मर्जी हो सकती है, शेप आपकी जैसी मर्जी हो सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से अच्छे से देखें, शेप कैसी भी हो सकती है। चलिए जी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट केस स्टडी। ये देखिए इसके लगा दिए यहाँ पे सॉल्यूशन। इसने शेप जानबूझ के ऐसे बना दी, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, गोले, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से एक शेप रख सकते हो, ठीक है। देखिए जी अगला क्वेश्चन, ये तो आपको आता ही होगा, सिंपल सी बात है। ये पहले इसको जरा देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है इंटरवल, नहीं पहले इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इंटरवल बना दो, तो आपको मालूम है ना, जहां पे कहीं ये वाले और ये वाले सिंबल होते हैं तो इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, और कहीं पे ऐसे सिंबल होते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो बस बना लो। पहले का आंसर देखो, इससे मतलब रखना है -4,6, यहाँ पे लेस देन है तो ओपन, यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो क्लोज, आ गया आंसर। दूसरे का आंसर यहाँ पे कितना है -12, वहां पे कितना है -10, दोनों में ही ओपन इंटरवल है तो ओपन आंसर आ गया। नंबर थर्ड, यहाँ पे कितना है 0 और 7, 0 और 7, यहाँ पर लेस देन है तो ओपन, यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो क्लोज आंसर आ गया। फोर्थ का आंसर आप मुझे आप बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से फोर्थ का आंसर। यहाँ देखो -30, तो यहाँ पे देखो इंटरवल दिया हुआ, आपको सेट बनाना है, तो लैंग्वेज ऐसे करके लिखोगे, ऐसे यूं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे कॉमा, इसके बाद पहले -3 लेस देन x लेस देन 0, ऐसे करके आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हमेशा लेस देन आता है, ठीक है। एक आपको मैं ये थर्ड वाला बता देता हूँ, बाकी फिर आपके लिए,
ठीक है, पहले सेट का नाम देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो आपको लिखना ही है। एक 6 है, एक कितना है 6, तो आपने ले लिया 6, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 6 का ओपन है तो ओपन रहेगा x, यहाँ कितना है 12, तो यहाँ पर इक्वल भी आएगा। बस बाकी सारे आपके लिए, बाकी सारे आपके लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आ गया 3 4 3 4 3 4। नाइस नाइस नाइस, फोर्थ का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया भाई, बहुत सही, शाबाश, जानदार, क्या बात है, उड़ा दिया, गर्दा मचा दिए हो, ठीक है। चलिए जी, ये क्वेश्चन जरा देख लो, ठीक है। एक सेट ए दे रखा है हमें, ये रहा जी सेट ए, ठीक है। इसमें ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, और देखो सी और डी दोबारा से करली ब्रेसेस में फिर से एक बार लिखे हुए हैं। सर ये क्या बवाल है? हाँ जी बवाल है। ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये अपने आप में एक एलिमेंट माना जाएगा। तो एक एलिमेंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसमें टोटल 3 एलिमेंट है, ओनली 3 एलिमेंट। अगर आप सोचें कि इसमें 4 एलिमेंट है तो ऐसा नहीं है, केवल 3 है। इसने कहा है सबसेट बताओ, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट। पावर सेट वैसे तो सिलेबस से हट गया है, लेकिन काफी सारे स्कूलों में आता है, तो रिस्क ना लें, आप इसको भी सीख लेना, बहुत ही आसान है। आइए जरा सीखते हैं। नंबर 1 क्या है? सबसेट। तो भैया सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो ये कितना आएगा? 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे जरा सीख लो। स्टार्टिंग हमेशा 5 से होगी, शुरुआत 5 से। फिर जितने भी है ना ये, इन्हें सिंगल सिंगल करली ब्रेसेस में रखते चले जाओ। ए को रखा, बी को रखा, और ये अपने आप में पूरा एक है, तो ये ऑलरेडी एक और करली ब्रेसेस में आएगा। देखो सी डी, इस तरह से 2 करली ब्रेसेस लग गए हैं दोस्त। क्यों आएगा सर? भाई वो पहले से ही करली ब्रेसेस के अंदर है, उसकी शक्ल ही ऐसी है बेचारे की, वो क्या करे, वो पहले से ही करली ब्रेसेस के अंदर है। तो जब पहले से ही वो करली ब्रेसेस के अंदर है तो एक करली ब्रेसेस हम और लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल करली ब्रेसेस में रखा जाता है। तो जब इसको मैं करली ब्रेसेस में रखूंगा तो ये पहले से करली ब्रेसेस में, तो मैं एक और लगाऊंगा, तो ये हो गया सिंगल सिंगल। फाई को कभी करली ब्रेसेस में नहीं लगाना, ध्यान रखें, फाई को कभी करली ब्रेसेस में नहीं लगाना। अब ले लो 2 के पेयर, एक ले लो आप ए कॉमा बी, ठीक है जी। फिर ले लो आप बी कॉमा ये बगल वाला, ये बेचारा पहले से ही करली ब्रेसेस में, कोई दिक्कत नहीं। फिर ले लो आप ये ए कॉमा बड़ा वाला, सी कॉमा डी, पहले से ही करली ब्रेसेस में, एक और आएगा, ठीक है। तो पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल डबल, उसके बाद ट्रिपल ट्रिपल। तो ट्रिपल का तो एक ही पेयर बनेगा बस, तो उसको लिख लो ए बी और सी डी। ट्रिपल का तो पेयर केवल एक बनता है, ओरिजिनल सेट, इसे कहते हैं ओरिजिनल सेट, ठीक है। तो ये बन गए आपके सारे सबसेट। पहला 5, फिर ये सिंगल सिंगल के हो गए, फिर ये डबल डबल वाले हो गए, देखो, ठीक है। और ये सारा कॉपी पेस्ट हो गया ओरिजिनल, ठीक है जी। अब निकाल देते हैं जी क्या? प्रॉपर सबसेट। लो जी फटाफट लिख देते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n, लेकिन माइनस में 1 कर देते हैं, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ गया। प्रॉपर सबसेट में ओरिजिनल सेट नहीं आता, ओरिजिनल सेट का पेयर नहीं बनता। इसका मतलब सब कुछ वही है, फाई आएगा, सबके सिंगल सिंगल आएंगे, ए बी आ गया, बी भी आ गया, ये सी डी डबल में आएगा क्योंकि एक ऑलरेडी है और एक अपनी मर्जी से लगाना होता है। डबल डबल आएंगे, ए का लिंक बी के साथ बन गया, बी का लिंक सी डी के साथ बन गया, ठीक है। और जी ये कॉमा क्यों लगा दिया मैंने? कॉमा नहीं आएगा जनाब, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद ए का लिंक भी बन गया सी डी के साथ, ठीक है। बस इसमें ओरिजिनल नहीं आएगा, इसलिए -1 हुआ है। ओरिजिनल नहीं आएगा इसलिए -1 हुआ है, खत्म। अब कौन सा रह गया? अब रह गया जी पावर सेट। तो देखो पावर सेट, पावर सेट का फॉर्मूला बेटा सेम होता है 2 की पावर n, यानी 8 ही आएगा। तो सर फर्क क्या है? जब फॉर्मूला सेम है तो सबसेट और पावर सेट में फर्क क्या है? फर्क देखो ये है, फर्क क्या है? इसका नाम क्या दिया हुआ है? ए, तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, ऐसे बोलते हैं। अगर इसका नाम बी होता तो पावर सेट ऑफ बी, आगे पी लगाते हैं। और फर्क ये है कि ये सारे बड़े करली ब्रेसेस में बंद हो जाते हैं सारे, यानी पहले सिंगल 5, फिर ये सिंगल ए, फिर ये सिंगल बी, इसके बाद सिंगल सी और डी, इसके बाद पेयर बनेंगे ए का लिंक बी के साथ, इसके बाद बी का ए का लिंक सी डी के साथ। चीजें आगे पीछे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बी का लिंक सी डी के साथ, ठीक है, चीजें आगे पीछे हो जाए कोई लिंक नहीं है। इसके बाद ओरिजिनल ए बी और सी डी, ठीक है। पैटर्न आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये पूरा बड़े करली ब्रेसेस में बंद हो जाते हैं। ये आपका पावर सेट है, ठीक है।
ये आपका पावर सेट है, तो इसको अच्छे से देख लें। एक बच्चा कह रहा है इम्प्रॉपर सेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सेट ओरिजिनल सेट को बोलते हैं। ये जो ओरिजिनल सेट है इसको हमने यहां से हटा दिया है। जो ओरिजिनल सेट है इसको इम्प्रॉपर सेट हम बोल देते हैं, क्योंकि उसके पार्ट नहीं हो पाएंगे। कुछ बुक्स में ओरिजिनल सेट और फाई को भी बोला जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से फाई नहीं है, ओरिजिनल सेट को बोलते हैं। ठीक है, बाकी जब डिटेल में आगे देखेंगे तो दोबारा भी होगा डिस्कस। किसी किसी केस में फाई को लेते हैं, बट यहां पर आप फाई को मत लेना। यहां पे ओरिजिनल सेट को हटाया जाएगा। ये जो ओरिजिनल सेट है इसको हटाया जाएगा, तो ये आपका इम्प्रॉपर सेट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीख लें। चलिए जी, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार जल्दी से, फटाफट जल्दी से। ओरिजिनल सेट, ठीक है जी, हो गया यहां तक? बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखो जरा सवाल, इसका जरा आंसर दो मुझे फटाफट से। ठीक है, आंसर दो इसका सारे लोग। क्या आंसर आएगा इसका? बोलो बेटा, एवरीबडी इन द हाउस, जल्दी से। ठीक है, एवरीबडी इन द हाउस, आ रहा है आंसर? यस, दो भाई आंसर। देखो, सीखो सवाल को यार। देखो, देखने में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई डेंजरस सवाल है, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते, लेकिन सवाल रियली में बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बच्चा वैसे निकाल रहा है आंसर, एक बच्चा आंसर निकाल रहा है, बोल रहा है 1 मिनट रुको, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सीख लो। देखो, ये सवाल MCQ में आएगा। इसमें आएगा ये सवाल MCQ में। तो देखो, ये सवाल सॉल्व ऐसे होगा, सुनना बड़े आराम से, ध्यान से यहां पे देखना। देखो, ये बोल रहा है, इसको देखो, इसको, ये सेट X है और ये सेट Y है। इसको देखो, शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट से ही करना है आपको, लॉन्ग कट नहीं सीखना। ध्यान से देखो, सेट X ना टोटल 20 है, मतलब जो X है उसके 20 पार्ट बनाए गए हैं। सेट X1, X2, X3, X4, X5 करते करते 20 सेट बन गए हैं X के, और हर एक सेट में 5 एलिमेंट है। हर एक सेट में 5 एलिमेंट है। तो देखो जरा, सेट X के टोटल 20 सेट हैं और एक सेट में 5 एलिमेंट हैं। पहले तो ऐसे लिखना है, सेट X की बात हो रही है, सेट X के टोटल 20 पार्ट हैं और एक पार्ट में 5 एलिमेंट हैं। तो टोटल पार्ट इनटू एक सेट में कितने पार्ट हैं, इक्वल रख दो Y के बराबर। Y देखो आपका ये रहा, Y में टोटल n पार्ट हैं, तो ये n पार्ट हो गया, और हर पार्ट में 2 एलिमेंट हैं। हर पार्ट में 2 एलिमेंट हैं। पहली बात, सेट X में टोटल 20 पार्ट है, तो 20 पार्ट, और हर एक सेट X में 5 एलिमेंट है, तो 20 इंटू 5। सेट Y में टोटल n पार्ट है, तो n पार्ट, और हर एक सेट Y में 2 एलिमेंट है, तो इंटू में 2। बस, अब यहां पे डिवाइड करो इससे कॉमन से। यहां लिखा हुआ है सेट S में 10 एलिमेंट कॉमन है, एग्जैक्टली, मतलब जो X के 10 एलिमेंट सेट S के अंदर है, तो उसको 10 से आप डिवाइड कर दो। यहां पर देखो जरा, सेट S में Y के एलिमेंट 4 है, तो इसे कर दो डिवाइड आप 4 से। बस, ये सिंपल सी इसकी थ्योरी है। ठीक है, नहीं समझ में आई? दोबारा बताता हूं। सेट X के देखो ऊपर क्या लिखा है 20, तो यहां लिख दो 20, और सेट X में है कितने मेंबर 5, तो 20 इंटू 5। और सेट X के S के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो S के अंदर सेट X के 10 मेंबर हैं। तो जो S होता है ना, S वो हमेशा डिवाइड में जाता है, तो S के 10 मेंबर X वाले हैं, तो इसलिए ये X के अपॉन में गए। ऐसे ही यहां पर सेट N के टोटल, सेट Y के टोटल N मेंबर है, तो ऊपर N लिखो, और हर एक सेट Y में 2 एलिमेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई। और सेट S में Y वाले 4 मेंबर हैं, सेट S में Y वाले 4 मेंबर हैं, तो 4 से कर दो डिवाइड। मतलब जो S है ना, S जो S है वो तो डिवाइड में आएगा हमेशा। सेट X का S डिवाइड में, सेट Y का भी S डिवाइड में। ऊपर आएंगे सेट X के टोटल इंटू में एक सेट में कितने मेंबर हैं, सेट Y के टोटल इंटू में सेट Y के कितने मेंबर हैं। बस सॉल्व होगा तो n की वैल्यू मेरे हिसाब से 20 आ जाएगी, तो 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई काटा पीटी हो गया जी, बहुत ही बढ़िया, नाइस 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 नाइस। चलिए 20 आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों को आ गए, तो यार क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया 20। अरे वाह, जलवा है आपका, जलवा है आपका। ये आज का सॉल्यूशन लगा रखा है आपके लिए।
ये छोटे मोटे सवाल हैं, एमसीक्यू में कभी कभार आ जाते हैं पेपरों में, तो फटाफट से देख लेते हैं। पहले देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है सेट रोस्टर फॉर्म लिखो, तो आपको आती होगी रोस्टर फॉर्म। तो जरा फर्स्ट क्वेश्चन को देखो और देखो इसको जहां पे ये अंडरलाइन है, क्या अंडरलाइन है, टी क्यूब इज इक्वल टू टी। बस टी को उठा के इधर ले आओ, टी क्यूब माइनस टी इज इक्वल टू 0। टी आप कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये टी है, इसे दो बार लिखो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है, बराबर 0। तो यहां से टी की वैल्यू एक 0 आएगी, यहां से टी की वैल्यू एक 1 आएगी और यहां से टी की वैल्यू -1। बस जी आ गया सेट, 0 1 और -1, इस तरह से सेट बन गया, ठीक है, खत्म। दूसरे वाले का भी जरा फटाफट से देख लेते हैं। दूसरे वाले में देखो इससे मतलब रखना होता है, इससे, ठीक है। w - 2 अपॉन w + 3 इज इक्वल टू कितना है 3। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3w + 3 3 9 हो जाएगा। 3w यहाँ आएगा w के पास और 2 वहां जाएगा तो 11 हो गया, माइनस का 2w बराबर 11 और w की वैल्यू आ जाएगी 11/2 नेगेटिव, ठीक है। आ गया जी, w यहाँ पे है क्या, रियल नंबर है, खत्म सवाल। तो इसको ऐसे करके लिखना, माइनस का 11/2, बस सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। थर्ड पार्ट भी फटाफट से जरा देख लेते हैं एक बार, थर्ड पार्ट पे भी नजर मार लो। यहाँ पे देखो मतलब सिर्फ इससे रखना है, इससे मतलब रखना है x की 4 माइनस 5x का स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो 6 कम 6 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। 2x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 0। ये पेयर, ये पेयर कॉमन क्या है इसमें, x का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन, 3 कॉमन है, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन खींच लो, x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ बचा बराबर का 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई √2 प्लस और माइनस में, यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3 प्लस और माइनस में, ठीक है। तो बस √2 तो रियल नंबर होता है, √3 भी रियल नंबर होता है, तो आपका सेट बन जाएगा कितना, माइनस का √2 प्लस का √2 माइनस का √3 और प्लस का √3। बस ये आपका आंसर आ गया, खत्म सवाल, ठीक है। ओके जी, ओके, बस एंड होने वाला है। इसके बाद आपको अब ब्रेक मिलेगी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बस मिलने वाली है ब्रेक, ब्रेक मिलने वाली है। बस एक ये क्वेश्चन और बता दूं फिर ब्रेक मिलेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, इसका जगह नहीं बच रही मेरे पास, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको यहाँ से, 1 2 3 गायब गायब। एक सवाल इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। देखो मतलब रखना है आपको इससे, ठीक है। ये 2 की पावर p - 1 से मतलब रखना है और 2 की पावर p - 1 से, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये 2 की होल पावर p - 1 है और ये 2 की पावर p ऊपर है और -1 इसके नीचे है यहाँ पर। और यहाँ पे इसने बोला है कि ये प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है। और आपको पता है प्राइम नंबर के फैक्टर वो खुद ही होता है या फिर 1 होता है। तो उसकी लिखो क्या, रोस्टर फॉर्म। तो देखो ऐसे लिखते हैं, इसको मत छेड़ो, प्राइम नंबर को मत छेड़ो, आप सिर्फ इसको छेड़ो, ठीक है। चलो p की वैल्यू पहले 1 डालो, p की वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे तो 1 - 1 0, 2 की पावर 0, तो ये हो गया 2 की पावर 0। अब 2 डालो तो 2 की पावर 1, अब 3 डालो 2 की पावर 2, करते 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 लास्ट में यही रह जाएगा 2 की पावर p - 1, कॉमा। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर के फैक्टर वो खुद ही है। बस आ गया आंसर, खत्म सवाल। 2 की पावर 0 को आप 1 बोल सकते हो, ठीक है। दोबारा बता दूं, पहले वाले एक्सप्रेशन में p की जगह 1 डालो, 0 मत डालना, 0 डालोगे तो नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव यहां पर नहीं बचना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव फैक्टर। तो आप p की वैल्यू 1 डालो, 1 - 1 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 लिखो या 1 लिखो, आप चाहो तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद p की वैल्यू 2 डालो, 3 डालो, डॉट डॉट डॉट, एंड में जैसा है वैसा लिख दो। और उस वाले को मत छेड़ना जो बगल में लिखा है, वो तो बेचारा जैसा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा। हर एक चीज कॉमा लगा लगा के आएगी, हर एक चीज कॉमा लगा लगा के आएगी। ओके जी।